हाँ जी बेटा, आगे चले। देखो चलो, चैप्टर नंबर 3 में सेकंड पार्ट है एक्सप्लेन परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन टीपीएम। क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं। ये कहता है टीपीएम में जो काम हम कर रहे हैं कैसे पता लगेगा कि आपकी मशीनें परफेक्ट हैं? कोई तो पैमाना होगा भाई। देखो, मेजरमेंट वर्ड का मतलब ही यही होता है कि भाई कितना बुखार है, थर्मामीटर से मेजर करो। हाउ कैन यू से कि भाई आपकी परफॉर्मेंस बेटर है इन रिस्पेक्ट ऑफ मशीन? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोच टू मेजरमेंट ऑफ टीपीएम इज नोन एज ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। ठीक है, अगर हमें टीपीएम के बारे में ये जानना है कि हमने जो सिस्टम फॉलो किया है सारी मशीनों की इफेक्टिवनेस पर, क्या वो कारगर है या नहीं, तो उसके लिए मेजरमेंट सिस्टम है ओईई, यानी ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। ओके, अब ये तीन बातों पे डिपेंड करता है, परफॉर्मेंस रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, क्वालिटी रेशियो। ठीक है, देखिए हमारे पास तीन टाइप के लॉस होते हैं, परफॉर्मेंस रेशियो, अवेलेबिलिटी रेशियो, क्वालिटी रेशियो। परफॉर्मेंस को बोलते हैं हम एफिशिएंसी रेशियो, अवेलेबिलिटी कितना टाइम अवेलेबल है, और कितनी क्वालिटी बनाई। तो तीनों का कंबाइंड इफेक्ट कहलाता है ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। इनको एनालाइज करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं तीन लॉस हमारे पास होते हैं, इनको समझना जरा। पहले टाइम लॉस, स्पीड का लॉस, क्वालिटी लॉस। टाइम लॉस में हम क्या कहते हैं, काम ही नहीं हुआ। टाइम लॉस का मतलब हम कहते हैं काम हुआ ही नहीं, जैसे हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी आपको पढ़ाया था, कैपेसिटी यानी काम हुआ ही नहीं। दूसरा एफिशिएंसी, स्पीड का लॉस, काम तो करा पर धीरे धीरे करा। भाई जैसे ड्राइवर है ना, गाड़ी चला रहा है तो रास्ते में गाड़ी खराब हो गई तो गाड़ी चली नहीं ना, तो वो कहलाया टाइम लॉस। ठीक है, या फिर गाड़ी चल तो रही है, अब ड्राइवर क्या है, बीच में फोन आ गया तो वो फोन भी सुन रहा है और गाड़ी भी चला रहा है, तो स्पीड स्लो हो गई ना, यानी काम स्पीड से नहीं करा। ठीक है, फिर जो प्रोडक्ट बना सर उस क्वालिटी का नहीं बना जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है। तो ये तीन टाइप के लॉस हैं। अब देखो, काम ही नहीं हुआ तो उसमें दो पार्ट हमें समझने हैं। पहले से ही मालूम था कि उस समय काम होगा ही नहीं, दूसरा बाद में पता लगा। फैक्ट्री में पहले से पता था कि भाई वर्कर को मैं 8 घंटे के पैसे दूंगा, याद है सुना, उसको बोलते हैं प्लांट डाउन टाइम। डाउन टाइम मतलब काम ही नहीं हुआ, पहले से पता था। ठीक, और ये बाद में पता लगे अनप्लांट। अब पहले से पता था इसका मतलब कौन सा होगा, हाँ जी, कि भाई हम वर्कर को 8 घंटे के पैसे दे रहे हैं, वर्कर फैक्ट्री गेट पर आता है और मशीन तक जाता है ना, तो 10 मिनट जाने में लगा देता है, फिर मशीन को साफ सफाई करता है, क्लीन करता है, नहीं, फिर मशीन को चलाता है। अब उसके बाद 1 बजे वो कहता है सर मुझे लंच करना है, 4 बजे फिर टी, है ना। तो ये जो टाइम है उसके पहले से मालूम है कि इस समय तो काम होगा ही नहीं, है। और फिर अगर हमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करवानी है कि भाई हम थ्योरेटिकल पार्ट्स को भी तो चेंज करेंगे, है ना? तो ये जो टाइम का लॉस होगा प्लांट मेंटेनेंस कहलाएगा, प्लांट डाउन टाइम कहलाएगा, यानी पहले से मालूम होगा। कौन कौन सा, सेटअप, ऑयलिंग, क्लीनिंग, है ना, सेटअप, ऑयलिंग, क्लीनिंग, लंच, ब्रेक, टी और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ठीक है, साथ में ये भी कह सकते हैं कि मूविंग टाइम फ्रॉम फैक्ट्री गेट टू द वर्क स्टेशन। ठीक है, अब दूसरा लॉस होगा कौन सा, अनप्लान्ड, जो मुझे पता ही नहीं था कि मशीन चलते चलते खराब हो गई, क्यों सर लाइट चली गई, है ना, या सेटअप मैंने चेंज किया, सेटअप चेंज अलग है, सेटअप ऑयलिंग अलग है। ऑयलिंग का मतलब जब मशीन स्टार्ट करता हूं तो रेडी टू स्टार्ट, कि भाई प्लग भी स्टार्ट किया, स्विच स्टार्ट किया, देखा कोई नट बोल्ट लूज तो नहीं है, वो वाले। अब ये क्या है कि जब एक बार हमने लॉट बना दिया, एक हमने लॉट क्रिएट कर दिया 1000 यूनिट का, फिर अब अगला लॉट बनाना है तो फिर मुझे सेटअप चेंज करना होगा। ठीक है, ब्रेक डाउन, मशीन चलते चलते रुक गई, लेबर ने स्ट्राइक कर दी, सप्लायर कह रहा है भाई साहब मटेरियल बस बाबूजी पहुंचने वाला है, हम उसको फोन कर रहे हैं, हम उससे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कि भैया मटेरियल कहाँ है, बस भाई साहब पहुंच गया, 10 मिनट 15 मिनट जो भी टाइम का लॉस हो रहा है। तो ये लॉस तो हमें पहले से नहीं पता होते है ना, ब्रेक डाउन, पावर फेलियर, लेबर स्ट्राइक। ठीक है,
नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ये वाले। ओके, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं टोटल टाइम हमारे पास कितना अवेलेबल है, जिससे हम पेमेंट करते हैं। भाई जैसे फैक्ट्री गेट पर वर्कर आ गया तो उसने अपनी अटेंडेंस लगा दी, ठीक है। अब जब वर्क स्टेशन तक जाता है, मतलब 10 बजे यहाँ पर आ गया ना, समझ रहे हो बात को, फिर यहाँ पर मशीन को सेट करता है, ऑयलिंग, क्लीनिंग, ग्रीसिंग, लंच टाइम, है ना, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का। शाम को 10 मिनट पहले छोड़ देता है, यहाँ पर 6 बजे। तो बेसिकली 8 घंटे के पैसे ले रहे हैं ना, वो टोटल टाइम। अब हम ये पहले से मुझे मालूम होता है कि भाई इसमें तो काम होगा ही नहीं, तो नॉर्मल लॉस है, उसको हटा देते हैं। यानी प्लान्ड डाउन टाइम, ऑयलिंग, क्लीनिंग, लंच, प्रिवेंटिव, ये हटा ही दो। इसको क्या बोलोगे अब? प्लान्ड प्रोडक्टिव टाइम अवेलेबल। इसको बोलेंगे प्लान्ड प्रोडक्टिव टाइम अवेलेबल। कि मान लेते हैं हमारे पास 100 घंटे उपलब्ध हैं डेली 8 घंटे के हिसाब से, है ना। ऑयलिंग, क्लीनिंग में 2 घंटे, ठीक है। लंच ब्रेक में मान लेते हैं 10 घंटे, प्रिवेंटिव में 8 घंटे। तो इसका मतलब 20 घंटे तो नुकसान होना ही है। तो इसका मतलब भले वो पैसे 100 घंटे के ले, काम तो 80 घंटे ही करेगा ना, तो उपलब्धता, अवेलेबिलिटी तो 80 घंटे की कहलाएगी, ठीक है। अब पता लगा भाई साहब उसने मशीन खराब हो गई बीच में, सप्लायर ने भी गोली दे दी कि भैया आ रहा है मटेरियल, मशीन चलते चलते रुक गई, पावर फेलियर, लेबर ने थोड़े टाइम के लिए स्ट्राइक कर दी। तो ये सारी चीजें बाद में पता लगी, राइट। तो हो सकता है कि ये सब मिलाकर लॉस आपका फिर 30 घंटे का हो। तो टोटल कितना रह गया आपका? हाँ जी, टोटल आपका रह गया 80 माइनस 30, टोटल आपका रह गया 50। इसका मतलब, हाँ जी, इट मीन्स 80 घंटे मेरे पास उपलब्ध थे जिनको मैं यूटिलाइज कर सकता था। सर 100 घंटे नहीं थे भाई, 100 में से 20 तो पता ही थे ना काम होना ही नहीं है, प्लान्ड डाउन टाइम, यानी पहले से पता था कि इसमें तो काम होगा ही नहीं, तो वो हटा ही दो। ये जैसे नॉर्मल लॉस नहीं करते थे, सेम वही कि अब 80 घंटे आपके पास उपलब्ध हैं। अब 80 में से आपने कितने घंटे काम किया? 50 घंटे, है ना। तो अब आपकी अवेलेबिलिटी रेशियो क्या होगी? 50 डिवाइडेड बाई 80। हाँ जी, 50 डिवाइडेड बाई 80, दैट इज कॉल्ड अवेलेबिलिटी रेशियो। एक्चुअल टाइम टेकन डिवाइडेड बाई टोटल प्रोडक्टिव टाइम अवेलेबल। ओके, ये ध्यान रखना, ये मत करना टोटल टाइम कि सर हमने कितने घंटे काम किया, 50 घंटे आउट ऑफ 100। नहीं, आप ये नहीं कहोगे कि मैंने 50 घंटे काम किया, 100 घंटे अवेलेबल थे। यार 100 में से 20 तो काम ही नहीं होना था ना, तो 80 में से 50 घंटे काम होना था। तो ये कहलाएगी मेरी कौन सी रेशियो? अवेलेबिलिटी रेशियो, राइट। और ये एक आइडियल 90 आइडियल होनी चाहिए हमारे पास, कितनी? आइडियल 90% होनी चाहिए। ओके, परफॉर्मेंस रेशियो इसको बोलते हैं एफिशिएंसी रेशियो, राइट। ये 95% होनी चाहिए, क्वालिटी 99। तीनों मिलाकर कंबाइंड अप टू द मार्क 85% हो तो बेटर है, बट एक एवरेज अगर 50% से ज्यादा हो तो भी ठीक चलेगा। वर्ल्ड बेस्ट क्लास कंपनी की तो हम कहेंगे कि तीनों की रेशियो मल्टीप्लाई करके 85% हो, बट अगर 50 से भी ज्यादा हो देन इट्स ओके, ट्राई टू इंप्रूव। 50 से कम पर बैड परफॉर्मेंस होगी, इसका मतलब मशीनों में बहुत ज्यादा कमियां है। अच्छा, परफॉर्मेंस क्या कहलाएगी? कितने घंटे काम होना चाहिए, कितने घंटे काम हुआ, सिंपल सी बात है। परफॉर्मेंस, हाँ जी, एफिशिएंसी रेशियो स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स, ठीक है। हाँ जी, भाई जैसे मान लो हमने एक जो आपने प्रोडक्ट बनाया है, वो बनाने में आपको सपोज 100 घंटे का टाइम चाहिए था प्रोडक्ट को बनाने में, और आपने वही काम 50 घंटे में निपटा दिया, है ना। तो इसका मतलब आपकी एफिशिएंसी 200% हुई। जितना टाइम कम लगेगा उतनी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, जितना टाइम कम लगेगा उतनी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। तो एक्चुअल आवर्स हमेशा डिनोमिनेटर में रखते हैं, क्यों? क्योंकि एक फॉर्मूला है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जितना डिनोमिनेटर कम होगा उतना आंसर ज्यादा आएगा। जितने एक्चुअल आवर्स कम होंगे, यानी कम घंटों में समाप्त कर दोगे तो एफिशिएंसी ज्यादा होगी। सेम क्वालिटी रेशियो, कितने हमने गुड यूनिट बनाए, टोटल यूनिट प्रोड्यूस्ड, मान लो मैंने 1000 यूनिट बनाए, उसमें से पता लगा भाई साहब 200 खराब है, तो बनाए तो इसका मतलब 800 ना, 80% मेरे प्रोडक्ट बने, ठीक है। तो ये तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, आगे बात समझ में? हाँ जी, तीनों को मल्टीप्लाई करके
कितना आना चाहिए हमारे पास? तीनों का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 85% आना चाहिए। अवेलेबिलिटी रेशियो, परफॉर्मेंस रेशियो, एंड देन क्वालिटी रेशियो। ये कहलाएगा ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। ठीक है, अवेलेबिलिटी रेशियो क्या होगी हमारे पास? हमने कितना काम किया, एक्चुअल टाइम टेकन, एक्चुअल टाइम टेकन, ओके, डिवाइडेड बाय प्रोडक्टिव टाइम अवेलेबल, प्रोडक्टिव टाइम अवेलेबल, ओके, इनटू 100। अब मान लो टोटल टाइम आपके पास था 100 आवर्स, इसमें से जो पहले से मालूम था वो हटा दो, प्लान्ड, ठीक है, डाउन टाइम। इसमें क्या आएगा? सेट, ऑयलिंग, क्लीनिंग, ग्रीसिंग, लंच ब्रेक, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ओके। तो ये जो बचेगा, ठीक है, ये कहलाएगा प्रोडक्टिव टाइम अवेलेबल, दैट इज कॉल्ड ए कह सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद अगर मान लो कुछ ऐसा हुआ कि मशीन चलते चलते खराब हो गई, अनप्लान्ड, अनशेड्यूल्ड, मशीन ब्रेकडाउन, पावर फेलियर, लेबर ने स्ट्राइक कर दी, मटेरियल नहीं था तो और काम रुक गया, तो ये जो कहलाएगा एक्चुअल टाइम टेकन, ओके, राइट। तो ए बी का कितना परसेंटेज है ये नहीं, तो ये बी डिवाइडेड बाय ए, ओके, दैट इज कॉल्ड अवेलेबिलिटी रेशियो। ध्यान रखना कॉन्सेप्ट अभी इन्होंने चेंज करा हमारे इंस्टीट्यूट ने, पहले पुराने कॉन्सेप्ट को ये लेके चलते थे कि बी इससे डिवाइड करते थे टोटल टाइम से, तो वो कॉन्सेप्ट मोर लॉजिकल नहीं था। अब इसको रिवाइज किया गया है कि हाँ भाई, जब पहले से पता है कि काम होगा ही नहीं तो क्यों कंसिडर कर रहे हो, राइट, मोर लॉजिकल यही आया। परफॉर्मेंस रेशियो, एफिशिएंसी, कितने घंटे काम होना चाहिए और कितने घंटे काम हुआ पर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है भाई। क्वालिटी रेशियो, कितना गुड यूनिट बनाया, राइट, आउट ऑफ टोटल यूनिट, 100 बनाए 20 खराब, यानी 80 गुड यूनिट, ओके। तो ये टोटल रेशियो आपकी मैक्सिमम 85, मतलब अप टू द मार्क 85% आनी चाहिए, बट स्टिल अगर 50% से ज्यादा है तो भी ओके है। अवेलेबिलिटी रेशियो हमारी 90%, 95% और 99। हाँ जी, क्लियर है। तो तीनों हम रेशियो निकालकर ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस निकाल लेते हैं। क्लियर हो गया पार्ट? चलिए, अवेलेबिलिटी 90% ओके है, उससे ज्यादा होनी चाहिए, एफिशिएंसी 95% और क्वालिटी 99%। तो अगर कोई रेशियो आपकी इनसे कम आती है तो हम एफर्ट्स करेंगे कि उसको इंक्रीज करें। अगर अवेलेबिलिटी रेशियो 90% से कम आती है, ठीक है, तो इसका मतलब डाउन टाइम अनप्लान्ड वाला ज्यादा है, तो आप उस पर ध्यान रखो, ओके। अगर हमारी परफॉर्मेंस रेशियो 95% से कम आती है, इसका मतलब हम इफेक्टिवली हम काम नहीं कर रहे, काम तो हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है ना, इसका मतलब एक्चुअल आवर्स जो हमारे हैं वो ज्यादा हैं, उस हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, यानी सुपरवाइजर को ध्यान देना पड़ेगा कि वर्कर काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। क्वालिटी, अगर क्वालिटी रेशियो 99% से कम आ रही है हमारी, इसका मतलब डिफेक्टिव ज्यादा है, तो इसका मतलब ये होगा कि मशीनें कहीं ना कहीं टॉप वर्किंग कंडीशन में नहीं है, या तो रॉ मटेरियल आपका खराब आ रहा है या फिर लेबर हाई क्वालिटी के नहीं है, तो दीज आर द रीजन, हमें उनको इंप्रूव करना पड़ेगा। तो इस रेशियो की वजह से हम ये रूट कॉज देख लेते हैं कि कहाँ, वेयर वी हैव टू इंप्रूव। क्लियर हो गया पार्ट भाई? चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। चलिए बेटा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सिक्स सिग्मा, क्वेश्चन नंबर 16, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से देना। एक बार ये रीड कर लेते हैं फिर समझाता हूँ। बिल स्मिथ ने इंट्रोड्यूस किया था ये कॉन्सेप्ट,
जो मोटोरोला में काम करते थे 1986 में, क्वालिटी इंप्रूवमेंट है, ठीक है। इनका पर्पस क्या है? डिफेक्ट को एलिमिनेट करना, राइट, और कस्टमर की सेटिस्फैक्शन लेकर आना, ओके, यानी जीरो डिफेक्ट पर लेकर आना। देखो दो बातें आती हैं इसमें, हम अगर बात करें तो सिक्स सिग्मा में ना हमें दो चीजों को समझना है। हमें ना सिक्स सिग्मा में दो बातें समझनी है, ध्यान से सुनना। एक होती है क्वालिटी, एक पार्ट होता है क्वालिटी का, और एक होता है जीरो डिफेक्ट, ठीक है। अमेरिका में, हाँ जी, जनरल डगलस ने ये बताया जापानी कंपनीज को कि आप, मतलब उन्होंने बहुत मेहनत करके उनको कई बिजनेस मॉडल दिए, बेंचमार्किंग, बैलेंस स्कोरकार्ड, टीक्यूएम, इनमें सबसे फैंसी नाम दिया सिक्स सिग्मा का। ये बताया कि क्या कंपनी क्वालिटी मेंटेन करके ऊंची जा सकती है? क्वालिटी मेंटेन तो करना ही है, बट बात जहां तक है ऊंचे जाने की, तो आज के डेट में हर कस्टमर के पास जो भी प्रोडक्ट है वो क्वालिटी प्रोडक्ट है, तो क्वालिटी एक आम बात हो गई है। अब आपको उससे थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा कि भाई कोई मोबाइल खरीदना है, हमें सैमसंग का खरीदना है, एप्पल का खरीदना है, या दूसरी कंपनी के जितने भी मोबाइल सब में अच्छी क्वालिटी से अच्छे फीचर्स हैं, राइट? अब क्वालिटी से आगे जाना पड़ेगा, क्या? जीरो डिफेक्ट। मतलब जैसे कोई कस्टमर आया, अब एक मोबाइल कंपनी कहती है कि आप प्रोडक्ट ले जाओ, खराब होगा तो हम ठीक करके दे देंगे, तो कस्टमर क्या कहेगा? भाई मेरे पास ये काम रह गया कि मैं खराब होगा तो आपके पास आता रहूंगा और सर्विस स्टेशन के चक्कर काटता रहूंगा। ठीक है, आप पैसे नहीं लोगे, बट मेरे रिसोर्स, मेरा टाइम तो वेस्ट होगा ना, तो मुझे ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो डिफेक्ट हो ही ना। तो आप उस पर काम करो, तब कस्टमर का सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और तब आप अपनी कंपनी को आगे ऊंचाइयों पर लेके जा पाओगे। इसका मतलब क्वालिटी तो देनी ही है, जीरो डिफेक्ट पर भी काम करो। जीरो डिफेक्ट का मतलब क्या बताया कि डिफेक्ट अकर देन रेक्टिफाई, नो, इट्स बेटर नॉट टू अकर डिफेक्ट। जैसे सिंपल सी बात है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको ये कहूंगा, अच्छा ठीक है ना, जो प्रॉब्लम आया मुझसे पूछ लेना। अरे भाई मुझे ऐसा पढ़ाना चाहिए कि प्रॉब्लम आए ना, नहीं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, वो कहलाता है। यानी हम ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो डिफेक्टिव हो ही ना, क्योंकि कस्टमर इंटॉलरेंस है, उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है। तो ये जीरो डिफेक्ट पर काम करते हैं, यानी हम प्रोसेस को आइडेंटिफाई करते हैं कि कहां कहां हमारे डिफेक्ट होने की संभावनाएं हैं, फिर उसको हम इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट है एक स्टैटिस्टिकल डाटा पर निर्भर हुआ, वो वैल्यू कहां से आई उनकी, ठीक है, वो आपको समझाते हैं। अच्छा एक मिनट, पहले टेबल भी समझा दूं। ये कहना चाहते हैं बेसिकली कि अगर हम जीरो डिफेक्ट पर काम करेंगे, अगर हम जीरो डिफेक्ट पर काम करेंगे, तो एक आपको, प्रैक्टिकल लाइफ में तो जीरो डिफेक्ट नहीं हो सकता ना, बट क्लोजर टू परफेक्शन। मतलब अगर आप 100 यूनिट बनाओगे और 1 सिग्मा पर काम करते हो, यानी अगर आप चेक करो 31% अगर आपके खराब होंगे, नहीं, 31% अगर गुड यूनिट होंगे, अगर आप 100 यूनिट बनाते हो और आपके 31 गुड यूनिट है और 69 खराब है, तो समझ लो आपका भगवान मालिक है, कुछ नहीं हो सकता, यानी लॉस मेकिंग कंपनी कहलाएगी। कितनी बची? जो आप 31 दे रहे हो उसमें कितनी अच्छी क्वालिटी हो। अगर आप 100 यूनिट बना रहे हो और 69 गुड यूनिट है और 31 खराब है, तो कम्पीट नहीं कर पाओगे। और अगर 100 बना रहे हो, 93.3 गुड यूनिट है और 6.7 खराब है, तो एक एवरेज इंडस्ट्री में आप अपना कदम रखोगे। और अगर 99.38 100 में से गुड यूनिट है, तो बाकी बैलेंस खराब होंगे, तो एक एवरेज से अबव कहलाओगे। और अगर 100 यूनिट में इतने आपके प्रोडक्टिव आते हैं गुड यूनिट, तो बैलेंस 100 में से माइनस करोगे इतने खराब, तो आप जस्ट मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, परफेक्शन से थोड़ा सा नीचे कहलाओगे। और अगर आप 100% में से 99.99966 गुड यूनिट बनाते हो, इसका मतलब माइनस करो तो बैलेंस ये बचता है, खराब होंगे, तो आप परफेक्ट हो। अब इसी को इन्होंने क्या करा है, 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर मैं 10 लाख यूनिट बनाऊं और उसमें इतने डिफेक्ट हो, तो आप एक सिग्मा पर कहलाओगे। इतने खराब हो तो 2 पर, इतने खराब हो 3 पर, 6210 खराब हो तो 4 पर, और 233 खराब हो तो 5 पर, और 10 लाख में 3 यूनिट 3.4 के करीब करीब क्लोजर खराब हो, तो आप परफेक्ट हो। उसका मतलब खराब नहीं है। और 10 लाख में अगर 3 खराब हो तो क्या खराब हुए? नहीं, इतना तो चलता ही है, ये मतलब है। तो ये परफेक्शन है। अब इसका फायदा क्या हमें समझने का? इसका फायदा यह है
कि हमें ये देखना होगा कि हम अगर 10 लाख यूनिट बना रहे हैं, नहीं भी, या 5 लाख बना रहे हैं तो परसेंटेज अप्लाई करेंगे। तो 10 लाख पर इन्होंने लेवल दे दिया कि मान लो 10 लाख यूनिट बना रहे हैं और 6210 खराब आते हैं हमारे, तो इसका मतलब हम 4 सिग्मा पर हैं। तो पता लग जाएगा आप एवरेज के अबव हो, आपको आपकी मंजिल भी और दूर है, आपको और मेहनत करनी है, आपको प्रोसेस में और इंप्रूवमेंट करनी है। तो जब 233 के आसपास खराब आए तब आप समझो कि आपने एक लेवल और अचीव कर लिया भाई, और अभी भी आपको मेहनत करते जाना है। जब 10 लाख यूनिट के लेवल पर 3 के करीब खराब आ जाए, नहीं, तब इसको कीप इट अप, तब आप इसको बरकरार रखोगे। यानी अगर आपका लेवल आप 6 से कम कहीं पर भी आता है तो आप इंप्रूवमेंट की कोशिश करोगे, और 3.4 पर आ जाता है देन बरकरार रखोगे। अब मैं आपको ये समझा दूं कि ये फिगर कहां से आई। ठीक है, देखिए ये हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपने पहले पढ़ा भी होगा, है ना, स्टेट्स में। चलिए देखिए, एग्जाम के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट, वैसे मेथड इंपॉर्टेंट है जो हम आगे करेंगे, वैल्यू की डेरिवेशन कहां से आई वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए कि क्यों, कहां, कैसे, क्या हो रहा है। चलो फटाफट समझते हैं इसको। हैं, ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इस तरीके का होता है, ये बेल शेप का होता है हमेशा, और कभी भी इन एक्सिस को टच नहीं करता। ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, ये एक्स एक्सिस कहलाता है, और दूसरा कहलाता है हमारा जेड एक्सिस। ये नॉर्मल क्यों होता है? हमारे पास डिफरेंट फील्ड्स होते हैं, जैसे हम मान लो एक क्लासरूम में हमें देखना है कि बच्चों का आईक्यू लेवल क्या है, तो ये नहीं हो सकता कि सबका आईक्यू लेवल बिल्कुल डाउन हो, ये नहीं हो सकता कि सबका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा हो, कुछ का कम होगा, कुछ का एवरेज होगा, कुछ का अबव एवरेज होगा, कुछ का बहुत अच्छा होगा। ऐसे ही अगर हम देखें कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, वो कितने रिटर्न दे रही है, तो एक एवरेज रिटर्न देखेंगे, तो ये नहीं होगा कभी भी कि सारी इन्वेस्टमेंट आपको एवरेज रिटर्न देंगी, कुछ कम देंगी, उससे कुछ ज्यादा देंगी। वेल्थ है, आप अगर ये देखोगे कि भाई एक एरिया में जो पॉपुलेशन है कि एवरेज वेल्थ देखिए 12 लाख रुपए की है एक इंसान की, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके ऊपर तो बहुत ही कर्जा होगा, डूबे होंगे, यानी 12 लाख से बहुत माइनस की तरफ ए। कुछ ऐसे होंगे जिनकी वेल्थ ए से ज्यादा होगी, नहीं, कुछ ऐसे होंगे जिनकी वेल्थ 12 लाख से थोड़ी सी कम होगी, और कुछ ऐसे होंगे जिनकी एग्जैक्ट 12 लाख होगी, कुछ ऐसे होंगे जिनकी 12 लाख से ज्यादा होगी, कुछ ऐसे होंगे जिनकी 12 लाख से काफी ज्यादा होगी, और कुछ ऐसे होंगे बहुत ही ज्यादा इन्फिनिटी, उन्हें खुद नहीं पता होगा कितना पैसा है। तो ये नॉर्मली होता है हमेशा। ठीक है, हमारा हर एरिया में कभी भी ऐसा नहीं होता कि सारे पीक पर हो जाए, सारे डाउन हो जाए, मतलब सारे अमीरों सारे गरीबों, पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, तो हर एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, पर हर फील्ड में नॉर्मली बिहेव करता है, इसलिए ये कर्व बेल शेप का होता है। एरिया टू द राइट हमेशा 50% होता है, एरिया टू द लेफ्ट 50% होता है, राइट भाई। तो अब हमारे पास डिफरेंट फील्ड आते हैं, मेरे पास डिफरेंट फील्ड आते हैं। ठीक है, जैसे वेल्थ मेजर करनी है, नहीं भाई, जैसे मुझे ये देखना है कि भाई रिटर्न कितनी आ रही है, मेरे पास डिफरेंट इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, इंटेलिजेंसी लेवल देखना है मुझे कितना है बच्चों का, मुझे हाइट मेजर करनी है, मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, कि वोटिंग है, देखना कि किसका कितना रुझान है, जैसे जिसको एग्जिट पोल कहते हैं। तो ऐसे ना बहुत सारे फील्ड्स हैं। तो रिसर्चर ने क्या करा है कि भाई अगर आपको ये देखना है कितने लोग ऐसे जिनकी वेल्थ 13 लाख तक है, फिर आपको कहोगे कितने लोग हैं कितनी इन्वेस्टमेंट ऐसे जिनकी रिटर्न एवरेज से इतनी ज्यादा है, तो वो कहेगा ऐसे तो मैं आपको कितने, हर एक की टेबल अलग अलग कहां से बनाता रहूंगा। तो उसने क्या करा, एक कॉमन टेबल बना दी, राइट भाई। और उस कॉमन टेबल में क्या, इसमें वैल्यू देख लो, ये वैल्यू सबके लिए अप्लाई होगी। तो कॉमन टेबल के लिए उसने कहा कि जो एक्चुअल वैल्यू है उसको पहले जेड में कन्वर्ट करो, यानी स्टैंडर्डाइज वैल्यू, और वो टेबल जेड में देख लेते हैं, यानी एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जेड की वैल्यू आ गई, यानी स्टैंडर्डाइज वैल्यू। यानी अगर मुझे 13 लाख, एक्स क्या है, जितने की वैल्यू देखनी है, मान लो मुझे देखना है कि 13 लाख लोग जिनकी, ऐसे कितने लोग हैं जिनकी वेल्थ 13 लाख होगी, तो एक्स हो गया 13, एवरेज हो गया 12। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, टोटल मैक्सिमम डेविएशन कितना हो सकता है, मान भाई ये कहते हैं ना कि अब जब एवरेज वेल्थ 12 लाख की है तो कुछ कम भी हो सकता है, कुछ ज्यादा भी हो सकता है, तो मैक्सिमम भी हम एक एस्टिमेट कर लेते हैं कि 3 इधर और 3 इधर, है ना। तो कुल मिलाकर हमारा 6 मैक्सिमम डेविएशन हो सकता है। तो ये एक परसेंटेज आ जाती है हमारी, ये एक परसेंटेज आ जाती है, वो परसेंटेज हमारे पास
यहां दी होती है, उसके सामने एरिया देख लेते हैं। तो यहां एरिया जो आएगा हम कह देंगे भाई इतने परसेंटेज लोग ऐसे हैं जिनकी वेल्थ 13 लाख तक है। तो ये वाला जो एरिया है ये सब में लागू होता है मोर और लेस। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। पर अब मुझे यहां क्या करना है, यही मैंने देखा गुड यूनिट के लिए, यही उसने बना दिया गुड यूनिट के लिए। ये एक्स वाली एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, और जेड स्टैंडर्डाइज वैल्यू। तो उसने ये कहा कि अगर जेड क्या है, एक्स माइनस एक्स बार कहो या म्यू कहो, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, उसने ये कहा कि भी यहां पर जीरो अगर एक्स म्यू होगा, अगर एक्स म्यू हो जाएगा तो हमारे पास जेड जीरो हो जाएगा। अगर हमारा एक्स म्यू हो जाएगा यानी मीन बराबर हो जाएगा तो जेड मेरा जीरो हो जाएगा। तो अगर हम एक स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ चले, हम यानी एक आगे चले, इसको बोलते हैं एक सिग्मा, राइट। तो ये जो वैल्यू आएगी ये गुड यूनिट को दिखाएंगे, राइट। एक सिग्मा पर ये गुड यूनिट को दिखाएंगे, ठीक है। कितने देखो जरा, वो टेबल आपको बताई थी हमने। एक सिग्मा पर 31% गुड यूनिट, यानी ये 31% एरिया होगा, राइट। ऐसे 2 सिग्मा, ऐसे 3 सिग्मा। तो अब जितने ज्यादा सिग्मा आते चले जाएंगे हमारे, उतने हमारे परसेंटेज ऑफ गुड यूनिट बढ़ते चले जाएंगे। तो 6 सिग्मा पर जो टोटल वैल्यू आई एरिया की वही 99.99966। तो इसका मतलब अब ऐसा तो आज 7 सिग्मा पे जाओगे, कहीं तो रुकना था, तो ना कि एसिम्पटोट पे चले जाओगे। तो इसका मतलब जब हम बात करें 6 सिग्मा की तो 3% इधर, 3 सिग्मा इधर, 3 सिग्मा उधर, तो टोटल हमारे पास एरिया आ जाएगा ये वाला। तो ये इंडिकेट करेगा हमारे पास, ये इंडिकेट करेगा कि हम इतने गुड यूनिट बनाए। तो ये जो एरिया है ना, ये एरिया गुड यूनिट को दिखाता है। ये एरिया हमारा गुड यूनिट को, जैसे भाई 69 हुआ तो 69 का मीनिंग क्या हुआ कि जब आप 2 सिग्मा पर जाओगे, ये 0 है, यहां पर 2 सिग्मा आ गए, तो ये एरिया आपका टोटल कितना होगा 69। ओके, ऐसे आगे चलता चला जाएगा। तो 6 सिग्मा पर 99.9966, इसका मतलब होगा 10 लाख यूनिट बनाओगे तो 3.4 डिफेक्टिव आ जाए। मल्टीप्लाई करती है ना 10 लाख को 0.0034 से, तो ये वैल्यू आ गई, तो आप परफेक्ट हो। इसका मतलब फिर आपको बस इसको मेंटेन करना है, और अगर आप इससे नीचे हो तो आपको यहां अचीव करना है। ये कहलाएगा 6 सिग्मा। क्लियर हो गया पार्ट? अब बता तो दिया करेंगे कैसे। तो हमारे पास जो अप्रोच है, ठीक है, वो मेन है DMAIC अप्रोच, कि भाई इस अप्रोच के थ्रू आप अपने डिफेक्टिव को कम कर सकते हो और गुड यूनिट को बढ़ा सकते हो, और एक जो लेवल आपको बताया है उस पर अचीव कर सकते हो, राइट। D डिफाइन, M मेजर, एनालाइज, इंप्रूव, कंट्रोल, राइट। DMAIC अप्रोच, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, हाँ जी, इंप्रूव एंड देन कंट्रोल, ठीक है। सबसे पहले डिफाइन करोगे समस्या क्या है, फिर प्रोसेस को मेजर करोगे, फिर एनालाइज करोगे, एंड देन कंट्रोल एंड देन इंप्रूव। बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में मैंने आपको समझाया है ये। देखिए सबसे पहला क्या है, डी, बहुत ध्यान से सुनना, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं उससे समझ में आ जाएगा। डी का मतलब डिफाइन। सबसे पहले आप ये तो बताओ समस्या क्या है। भाई ये जो 6 सिग्मा की अप्रोच इन्होंने बताई कि हाउ टू रिड्यूस द डिफेक्टिव, हाउ टू इंप्रूव गुड यूनिट, है ना। तो सबसे पहले आप इन DMAIC इन टेक्निक को फॉलो करो। सबसे पहला डिफाइन तो करो कि समस्या क्या है। जब तक मुझे यही नहीं पता लगेगा कि समस्या क्या है तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। लेट मी नो द प्रॉब्लम। हम एक एग्जांपल लेते हैं साथ में कि भैया एक स्टूडेंट है, ठीक है, हम इन 2 कॉलम को देख रहे हैं कि एक स्टूडेंट है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, राइट। तो ये उसकी समस्या है, तो चाहता तो है रैंक लाना, पास होना, ताकि अच्छी जॉब मिले। तो सबसे पहले समस्या क्या है कि उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, इधर उधर भटक रहा है, और पर्पस क्या है, रैंक लाना, पास होना, सीए क्वालिफाई करना, एक गुड जॉब लेना, ठीक है। ये समस्या है सबसे पहले, ठीक है। सेकंड, मीजर। सेकंड बात करते हैं मीजर। ध्यान से हम क्या कहना चाह रहे हैं। मीजर का मतलब जैसे कहते हैं ना बुखार, थर्मामीटर से देखो कितना है, तभी तो पता लगेगा, दवाई तो उस हिसाब से दी जाएगी ना। वे सबसे पहले देखो बुखार है, प्रॉब्लम है, नहीं, बॉडी टेम्परेचर है, तो फिर देखेंगे कि कितना है, मीजर।
यानी कहाँ खड़े हुए हो, नहीं कि भाई अगर हमारे पास स्टूडेंट की बात आ रही है तो हमें उसका मन नहीं लग रहा, तो देखते हैं कि भाई समस्या क्या है, फिर देखते हैं कि कहाँ खड़े हैं, यानी क्वांटिटेटिव प्रोसीजर टू कलेक्ट स्टैटिस्टिकल डाटा, मतलब क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्ट करो ताकि हम स्टैटिस्टिकल डाटा कलेक्ट कर पाए, मतलब उस स्टूडेंट के डिफरेंट पेपर में आप देखो किसमें कितने मार्क्स है। आप पहले तो देखो कि कहां कौन से सब्जेक्ट में मार्क्स सबसे कम है, उसी में तो इंप्रूवमेंट करोगे सबसे पहले, है या नहीं। तो क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्ट करेंगे कि भाई इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स, इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स। भाई जैसे सेकंड ग्रुप का एग्जाम दे रहे हैं तो वो देखेंगे कि अगर मान लो टेस्ट हमने लिया है, टेस्ट सीरीज में देखेंगे एससीएमपी में इतने मार्क्स हैं, है ना, डीटी में इतने मार्क्स हैं, आईडीटी में इतने मार्क्स हैं, इलेक्टिव पेपर में इतने मार्क्स हैं, तो अब देखेंगे कि कौन से पेपर में मार्क्स सबसे कम है, ओके, ताकि हम उसको इंप्रूव करके ओवरऑल परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले समस्या क्या है, फिर देखेंगे कहाँ खड़े हैं, क्वांटिटेटिव डाटा देखेंगे कि हर सब्जेक्ट में उसके मार्क्स कितने कितने हैं, ताकि जिसमें मार्क्स सबसे कम है हम उसमें पहले इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करें। फिर एनालाइज करें क्या कि उस सब्जेक्ट में मार्क्स कम क्यों हैं, उस सब्जेक्ट में मार्क्स कम क्यों हैं, रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, नहीं जड़ देखो क्या है कि भाई आपके उस पेपर में मार्क्स कम आए क्यों, टेस्ट सीरीज में देखा तो कम क्यों आ रहे हैं, क्या उनके पास कंटेंट गलत था, या कोचिंग नहीं ली, या कोचिंग गलत जगह ले ली, या प्रॉपर नोट्स नहीं बनाए थे, आप रीजन ढूंढो, ओके, नॉट गेटिंग प्रॉपर कोचिंग, नॉट प्रिपेयरिंग द नोट्स, या कोचिंग ली तो प्रॉपर अटेंडेंस नहीं हुई, कभी क्लास ली कभी नहीं ली, ठीक है, तीन चीजें हो गई। डी एम ए, डिफाइन द प्रॉब्लम कि बच्चे का मन नहीं लग रहा, ठीक है, मेजर कहाँ खड़े हैं, हर सब्जेक्ट, क्वालिटेटिव डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा साथ में लो, मतलब हर सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स हैं, ताकि ये देख सके जिसमें सबसे कम है उसमें इंप्रूवमेंट करें। एनालाइज रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम कि उस सब्जेक्ट में मार्क्स कम क्यों है, कोचिंग नहीं लेनी, या ली तो गलत जगह ली, या कंटेंट गलत है, या फिर नोट्स नहीं बनाए थे, क्या कारण है, फिर तभी तो मैं उसको इंप्रूव करूंगा, नहीं। फिर एक्सपर्ट, फिर हम देखेंगे कि उस सब्जेक्ट में अच्छा नोट्स नहीं बनाते, अब नोट्स बना लो, कोचिंग एक्सपर्ट जगह नहीं ली थी, कोचिंग एक्सपर्ट जगह लो, right? तो जिस कमी की वजह से रह गए उस कमी को अब आप खत्म करो, दैट इज कॉल्ड इंप्रूव, ओके, दैट इज कॉल्ड इंप्रूव, एंड देन कंट्रोल, उसके बाद मॉनिटर करो कि जो आपने कमियां दूर करी, जो मेथड आपने फॉलो किया, अब एक्सपर्ट जगह कोचिंग ली, फिर आपने टेस्ट दिया, तो क्या उसमें नंबर इंप्रूव हुए, नहीं हुए, तो इसका मतलब आपने जो मेथड अडॉप्ट किया वो सही नहीं है, उसको चेंज करो, राइट। आपने जो नोट्स नहीं बनाए थे, नोट्स बनाए फिर भी इंप्रूवमेंट नहीं हुई, तो इसका मतलब अभी भी नोट्स ठीक से नहीं बने हैं, दोबारा शुरू से नोट्स ठीक से बनाओ, राइट। और अगर नोट्स बन गए और इंप्रूवमेंट हो गई तो इसमें आप इंप्रूवमेंट कैरी ऑन करो, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल, मॉनिटर करो, चेक करो कि जो वीक सब्जेक्ट है इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ, हो गया तो कीप इट अप, नहीं हुआ तो सारा प्रोसेस चेंज करो। यहां तक बात समझ में आ गई, ये एक थॉट प्रोसेस मैंने आपको डेवलप कर दिया, ठीक है। अब कंपनी में आते हैं, जनरली ध्यान से सुनना, सबसे पहले डिफाइन समस्या क्या है, ठीक है, हर कंपनी में लगभग ये लगा एप्लीकेबल टू ऑलमोस्ट ऑल केस स्टडीज, ठीक है। क्या सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन क्या है, कस्टमर क्यों कंप्लेंट कर रहा है, कस्टमर क्यों अपनी गुड्स को रिटर्न कर रहा है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, डिफाइन द प्रॉब्लम, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये देखोगे, व्हाई द कंप्लेंट्स आर इंक्रीजिंग, व्हाई द सेल्स रिटर्न आर इंक्रीजिंग, ये कैसे देखोगे, कस्टमर से फीडबैक लेकर, ठीक है, स्टाफ से बात करके, तो ये सबसे पहला क्या, डिफाइन द प्रॉब्लम, बात समझ में आ गई, सबसे पहले क्या आ गया, डिफाइन द प्रॉब्लम, कि भाई कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है, ऑन टाइम डिलीवरी, गुड क्वालिटी, है ना, प्रॉपरली पैक गुड्स आता है, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग में चाहता है, देखेंगे वाई क्यों रिटर्न कर रहा है वो, वाई रिटर्न्स फ्रॉम कस्टमर, वाई रिटर्न्स फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से रिटर्न्स क्यों आ रहे हैं, कंप्लेंट क्यों बढ़ रही है, इससे हमारी कॉस्ट इफेक्ट होती है, रेपुटेशन पर डेंट पड़ता है, फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, ओके, हाँ जी, और हम सिक्स सिग्मा के थ्रू
डिफाइन करके अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि स्टाफ से डिस्कस करो और कस्टमर से फीडबैक लो। क्लियर हो गया पार्ट में? तो सबसे पहली बात क्या आ गई? डिफाइन द प्रॉब्लम, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर, ऑन टाइम डिलीवरी और गुड क्वालिटी, नो डिफेक्टिव, ये चाहता है वो, है ना? तो इसका मतलब वो ये चाहता है कि मेरे को जो प्रोडक्ट मिले वो क्वालिटेटिव हो, ऑन टाइम मिले, प्रॉपरली पैक्ड हो। ठीक है, हमें ये देखना है कि रिटर्न्स हमारे पास क्यों आ रहे हैं। भाई चलो, जैसे मान लो अमेजन है, अब हमने ऑर्डर दिया कि 39 नंबर की शर्ट चाहिए, अब वहां से आ गई 42 नंबर की शर्ट, तो हमें यही देखना है कि कहाँ गलती थी। अब वो कस्टमर वापस करेगा, वाई द गुड्स आर रिटर्न, क्या हमने गलत साइज भेज दिया, क्या हमने प्रॉपर पैकिंग करके नहीं भेजा उसको, समझ रहे हो, क्या मैन्युफैक्चरिंग में कमी थी, इससे हमारी आने जाने की कॉस्ट बढ़ेगी, रेपुटेशन पर इफेक्ट पड़ेगा, राइट। तो ये सबसे पहले क्या हुआ, डिफाइन द प्रॉब्लम, हो गया। चलिए अब मेजर, कहां खड़े हो, क्वांटिटेटिव डाटा देखोगे, कलेक्ट द स्टैटिस्टिकल डाटा टू मेजर द इंपैक्ट ऑफ वेरियस प्रोसेस ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन। क्या करें, कलेक्ट द स्टैटिस्टिकल डाटा कलेक्ट करो, ताकि ये देखें कि भी अलग अलग प्रोसेस का कस्टमर के सेटिस्फेक्शन पर इफेक्ट होता है, किस प्रोसेस का कितना इफेक्ट है कस्टमर के ऊपर, क्योंकि हर प्रोसेस का कस्टमर के सेटिस्फेक्शन पर अलग अलग इफेक्ट होता है। तो कहां खड़े हो, यानी हर सब्जेक्ट में उसके कितने मार्क्स हैं, तो आप ये देखोगे, क्योंकि डिफरेंट प्रोसेस हैज डिफरेंट इम्पैक्ट ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जैसे डॉक्टर्स हैं, कस्टमर को अगर वेट ज्यादा करना पड़ रहा है तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल गिर जाएगा। गुड्स बेच रहे हो, अगर वो कस्टमर आपको बार बार रिटर्न कर रहा है तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल गिर जाएगा। डिफेक्टिव गुड्स दे रहे हो तो वो आपको वापस करेगा, है ना? तो आप देखोगे कि भाई कस्टमर रिटर्न क्यों कर रहा है, ओके। मैक्सिमम इंपैक्ट ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन, दैट इज सेल्स। आप देखो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आप ये देखोगे कि रिटर्न क्यों आ रही है, क्या असेंबलिंग में दिक्कत थी, पार्ट मिसिंग था, मतलब हमने जो गुड्स भेजा कस्टमर को, जैसे मान लो बाइसिकल है एग्जांपल ले, टॉयज हैं, ठीक है, आजकल हर चीज क्या होती है असेंबल करके आती है। मान लो आपको डबल बेड मंगाना है, तो ये नहीं कि डबल बेड पूरा पैक आएगा भाई हम नीचे से ऊपर तक चढ़ाएं, कैसे, नहीं, वो अलग अलग पार्ट्स में आएगा और आपको घर पे आकर उनके पार्ट्स को जोड़ना होता है। इस तरह की आजकल सर्विसेज ज्यादा है। तो क्या आपको जोड़ने में, असेंबल करने में दिक्कत आ रही है या कुछ पार्ट्स, उसके 15 पार्ट्स थे सर, दो तो पार्ट्स ही नहीं आए, सही में, या गुड्स खराब आए, डिफेक्टिव थे, या थे तो सही पर क्वालिटी वो नहीं थी, या लेट आए। तो इन सब प्रॉब्लम में आप ये देखोगे कि कितने परसेंटेज ऐसे हैं हमारी कंपनी में कि हमने जो कस्टमर को भेजा उसको, उसकी कंप्लेंट आई कि सर ये मेरे से असेंबल नहीं हो रहा, आपने भेज तो दिया, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सा कहां जुड़ेगा। कितने परसेंटेज ऐसी प्रॉब्लम थी 100 में से, कितने कस्टमर ऐसे थे वो कह रहे कि सर 10 पार्ट बोले थे इसमें तो 8 ही आए, 2 तो आई नहीं, प्रोडक्ट कैसे बनेगा। कितने कस्टमर ऐसे थे जो ये कह रहे हैं कि सर ये तो प्रोडक्ट आया तो सही पूरा पर डैमेज था या पुअर क्वालिटी का था। चलो आ गया लेट डिलीवरी, ठीक है, ये हमें देखना परसेंटेज में कि हाँ मान लो 100 कस्टमर को सामान बेचा, नहीं, तो उसमें से 40 कस्टमर ऐसे थे जो कह रहे हैं कि असेंबलिंग में दिक्कत है, पार्ट मिसिंग है, राइट, और 50 कस्टमर ऐसे थे जो कह रहे हैं कि सर खराब भेजा है, डैमेज्ड है, 10 कस्टमर ऐसे हैं जो कह रहे हैं देर से आया। फिर ये देखेंगे कि अगर हमारे पूरे ऑल ओवर द इंडिया गुड्स आ रहा है तो ऑल ओवर वर्ल्ड आ रहा है तो किस कंट्री में ये प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है, कौन से प्रोडक्ट से प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है। डिफरेंट प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई, प्रोडक्ट जेड, तो उसको कॉन्सेंट्रेट करोगे। तो पहला हो गया डिफाइन समस्या क्या है, कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन क्या है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, वाई गुड्स आर रिटर्न, सेल्स रिटर्न क्यों बढ़ रही है, कस्टमर की कंप्लेंट क्यों बढ़ रही है, नहीं, क्या वो मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहता है मैन्युफैक्चरिंग में, पैकिंग में, क्योंकि जितनी ज्यादा रिटर्न होगी उतनी कॉस्ट बढ़ेगी, रेपुटेशन पे डेंट आएगा, फाइनेंशियल लॉसेस होंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी हमें देखनी है कैसे, कि भाई कस्टमर से बात करके, स्टाफ से बात करके, फिर एम यानी मीजर, थर्मामीटर,
राइट, कि कौन, हम स्टैटिस्टिकल डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, कहां पर खड़े हो, कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स हैं, जिसमें सबसे कम मार्क्स होंगे उसमें हम एनालाइज करेंगे फिर बाद में। तो यहां पर देखना है कि प्रॉब्लम कौन कौन सी प्रॉब्लम कितना रोल प्ले कर रही है। कस्टमर जो गुड्स रिटर्न कर रहा है उसमें असेंबलिंग में दिक्कत है, पार्ट्स मिसिंग है, या फिर डिफेक्टिव गुड्स उसके पास पहुंचे, डैमेज गुड्स पहुंचे, खराब क्वालिटी के पहुंचे, ऐसे डिफरेंट हो सकते हैं। लेट डिलीवरी हुआ, साइज का डिफरेंस हुआ क्या, राइट, किस कंट्री से ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है या किस टाइप के प्रोडक्ट पे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, थर्ड एनालाइज। अब ये देखोगे, हाँ जी, कि सर ये देख लिया कि 4 सब्जेक्ट थे, ठीक है, इन चारों में मार्क्स देख लिए हमने कि इस सब्जेक्ट में सबसे कम मार्क्स हैं, अब इसको कॉन्सेंट्रेट करना है। अब देखेंगे कि रीजन क्या है, रूट कॉज क्या है, क्या इस सब्जेक्ट की कोचिंग नहीं दी थी, क्या नोट्स नहीं बनाए थे, क्या इस कमी की वजह से इसमें मार्क्स कम आए। ध्यान से सुना, डिफेक्ट इन असेंबलिंग, असेंबलिंग में कमी थी, तो क्या मतलब क्यों कमी थी असेंबलिंग में। असेंबलिंग का मतलब ये हो गया कि डिफरेंट पार्ट्स को हमने कस्टमर को दिया, कस्टमर उनको असेंबल घर पर नहीं कर पाया, यानी हमारे डिजाइनिंग में कमी थी, हमारा डिजाइन प्रोडक्ट का अच्छा नहीं था, यानी हो सकता है कि हमने मार्किंग ना करी हो। क्या होता है कि डिफरेंट पार्ट्स है ना, डिफरेंट पार्ट्स में जब हम गुड्स भेजते हैं तो मार्क करके भेजते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तो कस्टमर को समझ में आ जाएगा कि 2 1 के बाद जोड़ना है, 3 2 के बाद जोड़ना है, 4 3 के बाद जोड़ना है। तो मार्किंग प्रॉपर होनी चाहिए, तभी तो वो असेंबल कर पाएगा। अगर डिफिकल्टीज असेंबलिंग में आ रही है और ये कंप्लेंट आ रही है, तो रूट कॉज क्या है, हमने मार्किंग ठीक से नहीं करी, या हमारे प्रोडक्ट की डिजाइनिंग ऐसी है कि वो आपस में इनबिल्ट कस्टमर को समझ ही नहीं आ रहा। तो अगर असेंबलिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो रूट कॉज क्या है, डिजाइनिंग में कमी है, मार्किंग नहीं करी। और अगर पार्ट्स छोड़ दिए, बाइसिकल है सर 15 पार्ट्स थे, ओ भाई 13 ही पार्ट्स पहुंचे, तो कस्टमर कहेगा क्या भेज दिया यार, पार्ट्स ही नहीं है तो मैं तो ना बनाऊंगा कोई, नहीं, तो इसका मतलब पैकिंग में कमी है। इसका मतलब जब गुड्स भेज रहे हो तो प्रॉपर पैक करते समय चेक ही नहीं कर रहे, खराब गुड्स भेज रहे हो, यानी डिफेक्टिव ज्यादा हैं, तो यानी मैन्युफैक्चरिंग में कमी है, मशीनें हमारी प्रॉपर नहीं है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं लगा रहे, है ना, डिलीवर प्रॉपर नहीं हो रहा, लेट डिलीवरी, इसका मतलब मेरा लॉजिस्टिक सिस्टम ठीक नहीं है। ओके, तो हमें ये देखना है कि किस कंट्री से ज्यादा आ रहा है सेल्स रिटर्न, यानी वहां का जो बिजनेस पार्टनर है वो गुड नहीं है। ठीक है, असेंबली लाइन में दिक्कत है, इसका मतलब हो सकता है डिजाइनिंग में कमी, हो सकता है मार्किंग ठीक ना करी हो, बट उससे हमारे वर्कर जो असेंबल कर रहे हैं वो इनफेक्टिव हो, वो स्किल्ड वर्कर ना हो, नहीं? या रॉ मटेरियल मैंने अच्छा इस्तेमाल नहीं करा है, या मेरी मशीन है टॉप वर्किंग कंडीशन में नहीं है। दीज आर द रीजंस। क्लियर हो के पार्ट। अब या तो रॉ मटेरियल मैंने अच्छा इस्तेमाल नहीं करा, मशीन मेरी टॉप कंडीशन में नहीं, इंप्रूव हो गया, DMA हो गया, इंप्रूव। इसका मतलब अब मुझे पता लग गया कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा कमी है, तो कारण पता लग गया कि मैंने कोचिंग ले ली थी, कोचिंग लो एक्सपर्ट जगह, मुझे पता लग गया नोट्स नहीं बनाए, तब नोट्स बना लो। ठीक है, यानी यहां से एक्सपर्ट टेक करेक्टिव मेजर्स, रिकमेंडेशंस टू इंप्रूव प्रोसेस इन कंसल्टेशन विद द स्टाफ बेस्ड ऑन द फैक्ट, ताकि मिनिमाइज कर सके रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम। मतलब एक्सपर्ट की सलाह लो, वो करेक्टिव मेजर देंगे, वो रिकमेंडेशन देंगे, ताकि जो मेन कारण है प्रॉब्लम का वो खत्म हो सके। जैसे डिफेक्ट इन प्रॉब्लम आया था, किस वजह से आया था डिफेक्ट इन असेंबली, डिजाइन की वजह से, डिफेक्ट इन असेंबली क्या था, डिजाइन की वजह से, या फिर हमने मार्किंग नहीं करी, हमारे लेबर अनस्किल्ड थे तो असेंबली में दिक्कत आई, तो अब लेबर को ट्रेन कर दो, अब मार्किंग ठीक कर दो, नहीं डिजाइनिंग ठीक कर दो, पार्ट मिसिंग यानी प्रॉपर पैकिंग करके नहीं भेजा तो पैकिंग सिस्टम ठीक कर दो, आप वर्कर को ट्रेन करो कि भैया पहले चेक करो, ओके का स्टिकर लगाओ तब भेजो, डिफेक्टिव है तो इसका मतलब मशीनें ठीक नहीं है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस लगाओ, TPM लगाओ, नहीं डिलीवरी डिले है तो आप लॉजिस्टिक सिस्टम ठीक करो, आपकी खुद की डिलीवरी वैन सही नहीं हो रही तो आउटसोर्स कर दो, अगर मटेरियल सब स्टैंडर्ड यूज कर रहे हो तो आप मटेरियल पहले चेक करो, सप्लायर चेंज करो। क्लियर पार्ट भी। फिर आ गया कंट्रोल, बिल्कुल सिंपल है, आपने परफॉर्मेंस मॉनिटर करनी है कि आपके उस सब्जेक्ट में मार्क्स पहले से इंप्रूव हुए या नहीं हुए, हुए तो इसका मतलब वो सिस्टम ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा शुरू से आ जाओ। अगर हमारी सेल्स रिटर्न टारगेट से ज्यादा है, नहीं वह टारगेट दे दे इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई है, यानी दोबारा करो इस प्रोसेस को। और रिटर्न हमारी टारगेट से कम हो गई तो आप इसको कीप इट अप। बात समझ में आ गई भी।
बिल्कुल क्लियर है? मैं आपको एक बार फटाफट समझा दूं DMAIC अप्रोच। राइट, डिफाइन, ओके, मेजर, एनालाइज, हाँ जी, इंप्रूव एंड देन कंट्रोल। ठीक है, एक बार समस्या क्या है डिफाइन करो, कस्टमर क्यों रिटर्न कर रहा है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। कस्टमर जो गुड्स रिटर्न कर रहा है हमारे पास, उसको क्या चाहता है, हाई क्वालिटी गुड्स चाहता है, ऑन टाइम डिलीवरी चाहता है, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहता है मैन्युफैक्चरिंग में। हमारा पर्पस क्या है, अच्छा प्रॉफिट कमाना, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। तो हमारी प्रॉब्लम ये आ रही है कि कस्टमर के जो गुड्स हैं वो रिटर्न आ रहे हैं, इससे हमारी कॉस्ट बढ़ेगी, इससे हमारी रेपुटेशन पर डेंट पड़ता है, फाइनेंशियल लॉस होता है। तो हम अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि हम इसको कैसे खत्म करें, कस्टमर से बात करके, स्टाफ से बात करके। यानी समस्या क्या है, इसको डिफाइन करते हैं। मीजर, कहाँ खड़े हैं, पैमाना, मीजर करते हैं, थर्मामीटर से देखते हैं कितना बुखार है ना। ये देखते हैं कि क्वांटिटेटिव डाटा, कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स, ये देखोगे तभी तो उस सब्जेक्ट में मेहनत करोगे। एक बार मैं स्टूडेंट की बात ही करता हूँ, मन नहीं लगता, फिर देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं, है ना। जिसमें सबसे कम मार्क्स हैं उसके रीजन को, रूट कॉज देखते हो कि उस सब्जेक्ट में सबसे कम मार्क्स क्यों है, कोचिंग नहीं ली थी या नोट्स नहीं बनाए थे, क्या कारण था, कंटेंट गलत था। इंप्रूव, फिर आप वही इंप्रूव करते हो कि कोचिंग नहीं ली थी तो कोचिंग लो, नोट्स नहीं बनाए थे तो नोट्स बनाओ, टेस्ट सीरीज नहीं दी थी तो टेस्ट सीरीज दो, इंप्रूव करो। और फिर देखो कि क्या इंप्रूव, टेस्ट सीरीज देने के बाद उसके मार्क्स बढ़े, हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो इसका मतलब कहीं और गलती दोबारा करो। अब वही बात आ गई यहाँ पर कि सर प्रोडक्ट कस्टमर रिटर्न कर रहा है, मीजर देखो कहाँ खड़े हो, क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्ट करो कि सर असेंबलिंग में दिक्कत है, पार्ट्स मिसिंग में दिक्कत है कितने परसेंटेज, डिफेक्टिव में कमी है कितने परसेंटेज, पुअर क्वालिटी है कितने परसेंटेज, लेट अराइवल है कितने परसेंटेज। ये देखो कौन सी कंट्री से ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, कौन से प्रोडक्ट टाइप से ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, ये एनालाइज, ये मीजर करो। फिर देखो एनालाइज, रूट कॉज देखो कि असेंबलिंग में प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब क्या कारण है, डिजाइनिंग में कमी होगी, मार्किंग नहीं करी होगी, पार्ट्स मिसिंग है, पैकिंग नहीं करी होगी, डिफेक्टिव गुड्स हैं, इसका मतलब आपने मैन्युफैक्चरिंग में कमी है, मशीनिंग आपके ठीक नहीं है, टीपीएम आपने ठीक नहीं लगाया, असेंबली वर्कर ट्रेन नहीं है, रॉ मटेरियल आपने सस्ता खरीदा होगा, राइट भाई, टॉप जो मशीन है वर्किंग कंडीशन पर नहीं होंगी, राइट, लेट वर्किंग यानी आपका लॉजिस्टिक सिस्टम ठीक नहीं है, आउटसोर्सिंग अगर आपने किया हुआ है तो आप उससे एग्रीमेंट करो कि भैया डिले डिलीवरी होगी पेनल्टी लगेगी। तो ये एनालाइज करो रूट कॉज, फिर इंप्रूव करो। अब असेंबली में अगर दिक्कत आ रही थी तो डिजाइन को इंप्रूव करो, राइट, मार्किंग सिस्टम ठीक करो, रिकमेंडेशन दो, एक्सपर्ट की नॉलेज लो और वो आपको सलाह देंगे, राइट भाई। पार्ट मिसिंग है तो प्रॉपर पैकिंग करो, पैकिंग करने से पहले ओके टेस्टेड का चेक लगा के भेजो, डिफेक्टिव है इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग में कमी है, इट मींस मशीन को टॉप वर्किंग कंडीशन यानी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस लगाओ, टीपीएम लगाओ, ओके। लेट डिलीवरी इसका मतलब आप जो आउटसोर्सेज हैं उससे एग्रीमेंट करो, ठीक है, हो गया। कंट्रोल पे जो आपने सिस्टम लगाया है आप चेक करो कि क्या आपका सिस्टम ठीक है या नहीं, अगर इंप्रूवमेंट हुई है तो उसको करो कंटिन्यू, नहीं तो फिर दोबारा से सिस्टम को रीबिल्ड करो। बोलो समझ में आ गया बेटा, ये है आपका 6 सिग्मा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, एक्सप्लेन प्रोसेस इनोवेशन, इसके बाद आएगा बीपीआर। दोनों वैसे तो सेम है बट आपको जो डिफरेंस है वो समझना बहुत जरूरी है। अच्छा सबसे पहले हम समझते हैं प्रोसेस क्या है, फिर इनोवेशन। प्रोसेस का मतलब होता है ए सेट ऑफ एक्टिविटी फॉर डिजायर्ड आउटपुट, ए सेट ऑफ एक्टिविटी फॉर डिजायर्ड आउटपुट। भाई कपड़ा बनाना है, कटिंग, स्टिचिंग, पैकिंग, ये प्रोसेस है ना। द आउटपुट ऑफ वन बिकम द इनपुट ऑफ सेकंड, यानी एक्टिविटी का ग्रुप, सेट का मतलब ग्रुप ऑफ एक्टिविटी है ना, ताकि हम आउटपुट बना सके यानी कपड़ा बना सके। एक्टिविटी का मतलब कटिंग हो गया, स्टिचिंग हो गया, पैकिंग हो गया, ठीक है। कन्वर्टिंग द इनपुट इनटू द आउटपुट फॉर अदर्स, ठीक है, ये हो गया प्रोसेस। इनोवेशन याद है ना, सिग्निफिकेंट चेंज इन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर, यानी टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर में सिग्निफिकेंट चेंज आए, बट
प्रोसेस इनोवेशन डज नॉट इंक्लूड कस्टमाइजेशन। वो नहीं, कस्टमर कह रहा है कि भाई मेरी शर्ट ऐसी बना दो, हेयर ड्रेसर है, कस्टमर कह रहा है कि भाई मेरे जो हेयर कट है वो इस तरह से कटोरा कट बना के दो, वो नहीं प्रोसेस इनोवेशन। तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना रहे हैं, नहीं कोई फर्नीचर है उसमें हमने चेंज कर दिया कस्टमर, वो प्रोसेस इनोवेशन नहीं है। ठीक है, प्रोसेस इनोवेशन का मतलब है कि हम अपनी टेक्नोलॉजी में, सॉफ्टवेयर में बहुत सिग्निफिकेंट चेंज लेकर आए। ठीक है, एनहांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जैसे पहले मैनुअल काम करते थे अब कंप्यूटर से काम करेंगे, तो वो कहलाएगा प्रोसेस इनोवेशन। बहुत ध्यान से सुनते जाना। ठीक है, ये है मेन लाइन, इंप्लीमेंट न्यू प्रोसेस कॉल्ड इनोवेशन, यानी नया प्रोसेस अगर हम इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है, इट चेंज ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहली शर्त क्या हुई, इंप्लीमेंट न्यू प्रोसेस, और फिर ओवरऑल स्ट्रक्चर को चेंज करना, सिग्निफिकेंट चेंज इन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर, सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट किसमें, प्रोडक्शन में, डिलीवरी में और सपोर्ट में। तो सिग्निफिकेंट चेंज हो टेक्नोलॉजी में, सॉफ्टवेयर में, नया प्रोसेस हो, इंप्लीमेंट करें नए प्रोसेस को, ओवरऑल स्ट्रक्चर को अगर हम चेंज कर दें तो वो कहलाता है प्रोसेस इनोवेशन। ठीक है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि जैसे प्रोडक्शन में, डिलीवरी में, सपोर्ट में, कि पहले प्रोडक्शन में हम पुश मेथड इस्तेमाल करते थे, अब पुल मॉडल। ये तो क्लियर हो चुका, पुश और पुल मॉडल। पुश का मतलब हम बनाकर रख देते हैं और कस्टमर आता है, पसंद करता है, फिर ले जाता है, यानी प्रोड्यूस ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड, एस्टिमेटेड डिमांड, स्टॉक्स आर प्रोड्यूस। पुल मॉडल में नहीं भाई, नहीं, मत बना के रखो, स्टॉक मत रखो, कस्टमर का ऑर्डर आएगा फिर हम बनाएंगे। ठीक है, तो प्रोसेस इनोवेशन वो कहलाता है बेसिकली। पहले डिपार्टमेंट वाइज था, अब सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग होगी। जैसे अच्छा, सॉफ्ट बेकिंग, सॉफ्टी बनाते थे पहले हम, देखो अगर अपने पुराने जमाने में सॉफ्टी कैसे होती थी, वो रेडी पर रख के एक छोटी सी मशीन होती थी, नीचे कोन लगाकर, और फिर उस मशीन को चलाते थे तो उसमें सॉफ्टी आती थी मैनुअली। आज के डेट में सॉफ्टी कैसे बनाते हैं, एक मशीन होती है, जैसे मैकडी में जाते हैं, है ना, तो वहां पर कॉन्सेंट्रेट वो सब मशीन में ऑटोमेटिकली फीड होता है, बस वो स्विच ऑन करते हैं डिजिटल, और कितने मतलब अपने डिजाइन के हिसाब से कोन में अपने आप चली आती है, राइट। तो वो क्या हुआ, ऑटोमेटेड हुआ है ना। जैसे हम कहते हैं पहले टैक्सी हायर करते थे, कैसे, फोन करते थे, नहीं, या फिर पर्सनल टैक्सी स्टैंड पे जाते थे, अब वो चक्का छोड़ो, अब तो बस ऐप डाउनलोड करो, नहीं, ओला उबर आपके घर के नीचे होगी। तो ये प्रोसेस इनोवेशन हुआ। ठीक है, प्रोडक्शन में। डिलीवरी प्रोसेस इनोवेशन का मतलब सॉफ्टवेयर में चेंजेस, सिग्निफिकेंट चेंज इन सॉफ्टवेयर। ओके, डिलीवरी पहले बड़ी बड़ी वैन जाती थी, अब छोटी छोटी वैन जाने लगी, प्रोसेस इनोवेशन, क्या, ताकि कैपेसिटी यूटिलाइज हो सके। नहीं, पहले कोई वाचिंग नहीं होती थी, ट्रैकिंग सिस्टम, मतलब आपका दिल्ली, मतलब जैसे लॉजिस्टिक सिस्टम है, दिल्ली से लेकर बॉम्बे आपका गुड्स जाना है, तो ठीक है भाई 4 दिन में पहुंच जाएगा, अब चला गया, अब 4 दिन बाद ही पता लगेगा कि कहाँ पहुंचा कहाँ नहीं पहुंचा, कोई रास्ते में ये नहीं पता लगता था कि कहाँ पर है। अब क्या है कि हम सॉफ्टवेयर के थ्रू, ट्रैकिंग सिस्टम के थ्रू, बारकोड के थ्रू हमें पता चल जाता है कि हमारा गुड्स कहाँ तक पहुंचा है। नहीं, पहले जस्ट ट्रेवलिंग बाई रोड, अब बाई एयर और बाई ट्रेन। नहीं, पहले अगर इंफॉर्मेशन देनी होती तो आपको पता होगा बाई पोस्ट कार्ड देते थे या टेलीग्राम होता था बस, और अब ईमेल के द्वारा या एसएमएस के द्वारा, है ना। तो ये क्या है, प्रोसेस इनोवेशन है। परचेज मेंटेनेंस, पहले परचेज करते थे हम मैन्युअली, परचेज ऑर्डर बनाते थे, अब ईआरपी के थ्रू, मटेरियल रिक्विजिशन यानी इलेक्ट्रॉनिक डाटा सिस्टम के थ्रू। पहले सारे अकाउंट्स मैन्युअली, मतलब पहले वाउचर बनाते थे, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर लेजर ट्रायल बैलेंस, फिर उसका प्रॉफिट लॉस अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट, फिर टैक्स, सारा काम मैन्युअली, अब सारा टैली में पैकेज होता है। तो ये सारा क्या है, प्रोसेस इनोवेशन है। ठीक है, बात अगर हम करें फॉर एग्जांपल कि हमारी क्लासेस पहले फेस टू फेस ही चला करती थी, उसके बाद सैटेलाइट आई, नहीं, उसके बाद गूगल ड्राइव, ये प्रोसेस इनोवेशन हुआ। ठीक है, स्लाइटली चेंज है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, इसमें क्या है, उस प्रोसेस में ही बस हम चेंज करते हैं ड्रामेटिकली। जैसे हम ये बात करें फॉर एग्जाम्पल ताकि समझ आ जाए कि हम पहले एक दिन में स्टडी करते थे, रात में स्टडी करें, अब हम एक दिन में 4 स्टडी करते थे, अब केवल 2 पर फोकस करें, तो चेंज इन प्रोसेस वो कहलाता है बीपीआर, पुराने प्रोसेस में ही चेंज करना, और इनोवेशन न्यू प्रोसेस को रिप्लेस करना। क्लियर बात, तो ये कहलाता है हमारा प्रोसेस इनोवेशन। क्लियर है, प्रोसेस इनोवेशन में आपको क्या मेन पार्ट लिखना है, हाँ जी, सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट ये लिखना है,
significant improvement in production method and delivery system and support. Overall structure of the organization change. Implement new process, right? Implement new process, okay, right? Significant change in technology and software, but it does not include customization. ये कहलाता है प्रोसेस इनोवेशन, यानी पुराने प्रोसेस को हटाकर उसमें एक नई क्रांति लेकर आना। ओके, चलिए आते हैं बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, एक्सप्लेन बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग, बीपीआर। सबसे पहली बात हमें इसमें क्या क्या समझना है? बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसका, प्रिंसिपल ऑफ बीपीआर, बेनिफिट और परफॉर्मेंस पैरामीटर क्या है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट कहते हैं ना, कि कैसे पता चलेगा आपको बीपीआर हमारा सक्सेस है, और परसेप्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, देखिए बीपीआर का मतलब हम क्या कहते हैं कि ये अमेंड सिचुएशन पर फोकस करता है। बीपीआर फोकस ऑन अमेंडिंग एग्जिस्टिंग प्रोसेस, मतलब जो पुराना प्रोसेस है उसको चेंज करता है, उसकी जगह नया नहीं लाता। ठीक है, वर्तमान प्रोसेस को चेंज करना, ना कि प्रोसेस इंट्रोड्यूस करना, वो प्रोसेस इनोवेशन में था। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बताएं कि आपको इसके पहले भी अभी बताया कि मेथड ऑफ स्टडी, कि आप पहले एक दिन में, मान लो पहले दिन में पढ़ते थे, अब आपने रात में पढ़ना शुरू कर दिया। पहले आप एक बार में, मतलब एक दिन में आप 4 या 5 सब्जेक्ट पर फोकस करते थे, अब आपने कहा नहीं, मैं सिर्फ 2 पर फोकस करूंगा फॉर ए पर डे, है ना। तो ये आपका क्या है, मेथड आपने चेंज किया है, तो ये बीपीआर कहलाएगा, चेंज द मेथड। ठीक है, नॉर्मली वो कंपनी इसको फॉलो करती है जो बिल्कुल ही खत्म होने वाली कंपनी है, मतलब जो खत्म होने के कगार पे नहीं बेनी, अब तो बस हम डूबने वाले हैं, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब एक तरीके से पूरे प्रोसेस को बदल डालो, जैसे कहते हैं ना घर के सारे बदल डाल दूंगा, तो वो वाली बात है नहीं। तो नॉर्मली हम कह सकते हैं कि फॉलोड बाय द कंपनी those who wants to survive in the market or at present their conditions are very bad, right में, जैसे हम कह सकते हैं नोकिया हो गया, नहीं, कार्बन मोबाइल्स कंपनी हो गई, तो ये कंपनी बीपीआर को फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि अब ये मतलब एक बिल्कुल कहते हैं ना लास्ट स्टेज पर खड़े हैं, अगला कदम बस भैया नीचे डूबने ही वाले हैं, तो वो अगर बीपीआर को फॉलो कर लेते हैं तो दोबारा रिवाइव कर जाते हैं, दोबारा सर्वाइव कर जाते हैं, राइट। तो हैमर 1989 में इन्होंने डिफाइन किया था इसको कि बीपीआर क्या है। ठीक है, बीपीआर का मतलब यह है कि कई जॉब को एक जॉब में कन्वर्ट करना, वर्कर को परमिट करना कि भाई सारा डिसीजन खुद ले, मतलब मल्टीपल कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को कन्वर्ट करना सिंपल प्रोसेस में। एक व्यक्ति जैसे दूसरे व्यक्ति के काम को चेक करता है, मिनिमाइज करना होता है हमारे को, यानी जॉब को रीऑर्गेनाइज करना। ठीक है, ताकि हर इंडिविजुअल ज्यादा समझदार, रिस्पॉन्सिबल हो सके। बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग को हम क्या कहते हैं, रेडिकल रीडिजाइन एग्जामिन करना, ताकि कॉस्ट हमारी रिड्यूस हो सके, क्वालिटी हमारी इंप्रूव हो सके, कस्टमर हमारा सेटिस्फाइड हो सके। फंडामेंटल रीथिंकिंग करना, रेडिकल रीडिजाइन करना, ड्रामेटिकल इंप्रूव करना, ये कहलाता है हमारा बीपीआर। कि कई सारे काम है उसको कंसोलिडेट करना, ये नहीं कि भाई तुम ये वाला छोटा काम करो, तुम ये वाला, नहीं, डिसेंट्रलाइज नहीं करना। ठीक है, ताकि हमारी कॉस्ट कम हो जाए, क्वालिटी बढ़े, कस्टमर ज्यादा सेटिस्फाइड हो। ठीक है, ये हमारा कहलाता है बीपीआर। चलिए, तो फर्स्ट क्या कहते हैं हम, हाँ जी, फंडामेंटल रीथिंकिंग एंड रेडिकल रीडिजाइन ऑफ बिजनेस प्रोसेस टू अचीव ड्रामेटिकल इंप्रूवमेंट इन क्रिटिकल कॉन्टेम्परेरी मेजर्स ऑफ परफॉर्मेंस, ताकि कॉस्ट, क्वालिटी, सर्विस, स्पीड बढ़े। ठीक है, बिजनेस को रीऑर्गेनाइज करना। ठीक है, अब एक एक वर्ड समझाते हैं, पहले वर्ड सुन लो। फंडामेंटल रीथिंकिंग आता है, रेडिकल रीडिजाइन आता है, ड्रामेटिकल इंप्रूवमेंट आता है। ठीक है, पुराने प्रोसेस को चेंज करना। ठीक है, वो कंपनी फॉलो करती हैं जो सरवाइव करना चाहती है। ओके ओके, तो अब इसमें 4 चीजें आ गई हमारे पास। क्या क्या आ गया, फंडामेंटल रीथिंकिंग। फंडामेंटल रीथिंकिंग का मतलब ये हुआ कि हम बार बार सोचते हैं कि भाई हम ये काम क्यों करें, ये काम करें या नहीं करें। जैसे कहते हैं ना यार, 100 बार सोच लो कि करना है या नहीं है, क्योंकि एक ड्रास्टिकली चेंज आएगा। नहीं, किसी पुराना मकान है, इसको आपको रेनोवेट करना है, एक नया मकान नहीं बनाना, तो हम 10 बार सोचते हैं कि यार सरवाइव करना है मार्केट में, तो अपने बिजनेस को बिल्कुल ही चेंज करना पड़ेगा, काम करने का तरीका ही बदलना पड़ेगा। तो फंडामेंटल रीथिंकिंग का मतलब अगेन एंड अगेन एंड अगेन थिंकिंग। ठीक है, रेडिकल रीडिजाइन, इसका मतलब होता है कि अब आप ऐसे सोचो कि बिजनेस
आपका शुरू हुआ है आज, मतलब जैसे कहते हैं ना फ्रेश स्टार्ट करना, कि भाई पिछला एक्सपीरियंस आपका काम आएगा, बस लेट्स स्टार्ट विद द जीरो। जो पिछले हमने गलतियां करी हैं, फॉरगेट इट, यू कैन नॉट चेंज द पास्ट बट फ्यूचर इज इन योर हैंड, वो वाली बात होगी। तो रेडिकल रीडिजाइन में यही है कि फ्रेश स्टार्ट करते हैं, कि मान लो आज हम नया बिजनेस शुरू करते तो हमारा क्या विजन होता, क्या मिशन होता, कौन से हमारे कस्टमर होते, उस हिसाब से सोचो, गोल वो आप इन्वेंट करो। ओके, पॉजिटिव थिंकिंग रखो। ठीक है, कि अगर हम आज ब्रांड कंपनी के नाम से शुरू करते तो क्या करते, वो कहलाता है रेडिकल रीडिजाइन, ड्रामेटिकल इंप्रूवमेंट। इसका मतलब हुआ कि भाई कोई मार्जिनल इंप्रूवमेंट नहीं चाहिए मुझे, यानी ड्रामेटिकल इंप्रूवमेंट चाहिए, यानी सेल्स मेरी 10 या 20% नहीं बढ़े, मेरी सेल्स कम से कम 70-80% बढ़े, मेरा प्रॉफिट कम से कम 70-80% बढ़े, वो ड्रामेटिकल इंप्रूवमेंट होगा। मार्जिनल इंक्रीमेंटल से मुझे कोई लेना देना नहीं है कि भाई मेरी कॉस्ट 10% कम हो गई, नहीं, कॉस्ट मेरी बहुत ज्यादा कम हो, तो वो कहलाता है मेरा, मतलब ऐसा सिस्टम मैं डेवलप करूं कि मेरी कॉस्ट 70-80% कम हो, मेरा सेल 70-80% कम हो, मेरा प्रॉफिट 70-80% कम हो। ठीक है, राइट, चल। हाँ जी, एंड टू एंड प्रोसेस, देखो हम ये कहते हैं बिजनेस प्रोसेस इन इंजीनियरिंग में, कि हम कई बार कंपनी ये सोचती है कि एक प्रोसेस जो स्पेशलिस्ट है उसको वो वाला काम दो, पर यहां पर नहीं, हम ये कहते हैं कि भाई हमें ड्रामेटिकल इंप्रूवमेंट चाहिए, हमें एक तरह से बियॉन्ड इमेजिनेशन, कल्पना से जो परे हो वो परिणाम चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, ओवरऑल बिजनेस प्रोसेस को इंप्रूव करना चाहते हैं, ना कि केवल एक प्रोसेस को। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि एंड टू एंड प्रोसेस। कई ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, इंडिविजुअल एक्टिविटी को फोकस करती हैं कि भाई ये वाला काम हम स्पेशलाइज कर लें तो बिजनेस सरवाइव कर जाएंगे। ये भाई जैसे हम सर्विसेज इंप्रूव कर दें, भाई मान लो कोई कंपनी है बिल्कुल लास्ट स्टेज पर खड़ी हुई है, तो बस ये सोचे कि हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर ज्यादा ध्यान दें, केवल क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान दें, नहीं, उन्हें क्या करना पड़ेगा कि हर एक्टिविटी को फोकस करना पड़ेगा, पूरे प्रोसेस को फोकस करना पड़ेगा, फ्रॉम इनपुट टू द आउटपुट, कि रॉ मेटेरियल परचेज कर रहे हैं वो क्वालिटी का मेटेरियल खरीदें, सस्ता भी मिले, और फिर प्रोसेसिंग भी अच्छी हो, मशीन की कंडीशंस भी टॉप वर्किंग कंडीशन रखे, गुड्स में डिफेक्टिव भी कम आए, क्वालिटी भी बढ़े, और अगर कस्टमर को हमने गुड्स भेज दिया, आफ्टर सेल सर्विस अच्छी दे, कोई एक पर्टिकुलर एक्टिव पर फोकस ना करके हम पूरे बिजनेस प्रोसेस को फोकस करें, वो कहलाएगा री इंजीनियरिंग। और डिजाइन बनाते समय ही ऐसा डिजाइन बनाए कि हम प्रोसेसिंग टाइम कम से कम रखें, राइट, यानी अल्टीमेट यही आ गया कि नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी को सिलेक्ट करें और उनको हटाएं और वैल्यू एडिड एक्टिविटी को बढ़ाएं। क्लियर, तो ये मेन कॉन्सेप्ट हो गया। अब मेन पॉइंट क्या क्या आते हैं हमारे, हाँ जी, मेन स्टेज यही बात बता रहे हैं, हर बिजनेस प्रोसेस को हम अलग अलग सीरीज में डिवाइड करके फिर क्या करें, डॉक्यूमेंट करें, एनालाइज करें कि क्या ये वैल्यू एडिड है या नहीं है। ठीक है, ताकि जो वैल्यू एडिड एक्टिविटी है उनको बढ़ाया जा सके और जो नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी है उनको कम किया जा सके, यानी वैल्यू एडिड को इंप्रूव करना, री इंजीनियरिंग, यानी दोबारा उसके बारे में सोचना कि अब हम इसमें प्रोसेसिंग कैसे नए तरीके से करें। ओके, चलिए अब सबसे पहले प्रिंसिपल की बात आती है हमारी। ठीक है, ऑर्गेनाइज अराउंड आउटकम्स नॉट टास्क। देखो जो प्रिंसिपल हमारे हैं, फर्स्ट ये है organize around outcomes not task, have those who need the result of a process perform the process। ठीक है, थर्ड है integrate the process। ओके, फोर्थ है पैरेलल एक्टिविटीज को एक साथ करना, पुट द डिसीजन पॉइंट, जहां पर वर्क हो रहा है वहीं पर आप डिसीजन ले लो, आगे इसको मत फैलाओ। एक एक करके देखो, जरा समझते हैं। सबसे पहला क्या कहते हैं हम, ऑर्गेनाइज करो अराउंड आउटकम्स नॉट टास्क, यानी एक कंपनी में अलग अलग काम हो रहे हैं, कटिंग अलग हो रहा है, स्टिचिंग अलग हो रहा है, पैकिंग अलग हो रही है, तो हम उनको क्या करना चाहते हैं, एक ही व्यक्ति सारा काम कर ले, अननेसेसरी पहले एक काम करेगा कटिंग, फिर कटिंग करके दूसरे को देगा, फिर मूवमेंट होगी, है ना, फिर कटिंग स्टिचिंग करके पैकिंग वाले को देगा, फिर वो आगे जाके डिलीवरी में देगा। तो अलग अलग व्यक्ति अगर काम को करेंगे तो क्या होगा, मूवमेंट अननेसेसरी बढ़ जाएगी। तो हमारा सबसे पहला था ना वेस्ट मूवमेंट को ही कम करना, तो ये बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग वही तो सलाह दे रहा है कि आप मूवमेंट कम कैसे करोगे, कि कई सारे काम सेवरल जॉब्स को एक व्यक्ति के द्वारा करवा दो, नहीं, जैसे आर्टिकल प्रोफेशनल फर्म में देखें हम, नहीं, एक पर्सन है एक्स,
वो कस्टमर से, वो क्लाइंट से क्या ले रहा है, डाटा ले रहा है, ठीक है। अब वो दूसरे को दे रहा है, वाई को, वाई इसको क्या कर रहा है, अपने कंप्यूटर में फीड कर रहा है, ठीक है। और फिर जेड को दे रहा है, जेड उससे क्या कर रहा है, कंप्यूटेशन बना रहा है, और फिर आगे ए को दे रहा है, ये क्या कर रहा है, टैक्स डिपॉजिट कर रहा है और फाइनलाइज कर रहा है, और डी ये चेक कर रहा है कि जो हमने टैक्स डिपॉजिट कराया उसमें रिफंड वगैरह कितना है या कोई और गलती तो नहीं। तो ये सारे काम सोचो ना, अगर मान लो पहले वाले ने कुछ गलती कर दी, डाटा लेने में ही कमी रह गई, तो फिर वो आगे तक गलत जाएगा। तो अगर ये सारे काम एक ही व्यक्ति कर ले, एक ही डाटा ले, एक ही उसको फीड करे, एक ही कंप्यूटेशन करे, एक ही टैक्स जमा करे, तो पता होगा कि मैंने कैसा डाटा लिया है और कितना लिया है मैंने। तो इसका मतलब एरर की संभावना कम हो जाएगी, ठीक है। और स्टाफ भी कम होगा हमारा, अलग अलग स्टाफ हर जगह नहीं चाहिए होगा। तो ये कहना चाह रहे हैं, ऑर्गेनाइज करो, ओके, यानी कंबाइन करो सेवरल जॉब्स इनटू वन, परमिटिंग वर्कर को परमिट करो, अलाउ करो टू मेक मोर डिसीजन देमसेल्व्स, मिनिमाइज करो सिचुएशन को जहां पर वन पर्सन चेक समवन एल्स, ठीक है। भाई एक व्यक्ति एक काम कर रहा है, फिर उसके काम को दूसरा चेक कर रहा है, उसको मिनिमाइज करो। जैसे पासपोर्ट ऑफिस में भी आपने देखा होगा कि भाई हमने पासपोर्ट बनाने के लिए डॉक्यूमेंट दे दिए, तो फर्स्ट काउंटर पर वो बस डॉक्यूमेंट ले लेते हैं और चेकलिस्ट पर ओके ओके लगा देते हैं, फिर वो सेकंड वाले को दे देते हैं कि जाओ भाई सेकंड वाले के पास चले जाओ। सेकंड वाला उनको क्या करता है, सबको लेकर चेक कर लेता है कि हाँ भाई नेम, एड्रेस, फोटो, ये सारी चीजें कंफर्म कर लेता है, फिर वो तीसरे वालों को देता है। तीसरे वाला फिर वो अपने कंप्यूटर में चेक करता है कि पहले दोनों वालों ने काम सही करा या नहीं करा। तो ये लंबा प्रोसेस, अननेसेसरी स्टाफ इन्वॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर बीपीआर में ये कहते हैं कि भैया जो ले रहा है ना वही सारे काम कर ले, तो इससे क्या होगा, टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी में फर्क पड़ेगा। ओके, चलिए सेकंड आता है हमारे पास। हाँ जी, सेकंड है हैव दोज हु नीड द रिजल्ट ऑफ ए प्रोसेस परफॉर्म द प्रोसेस। ध्यान से पढ़ना क्या कहना चाह रहे हैं, who need the result of process, जो परिणाम चाहते हैं, मतलब कस्टमर, who need the result of process मतलब कस्टमर, perform the process, ये नहीं है कि कस्टमर ही प्रोडक्ट बनाएगा, it does not mean, इसका मतलब ये है कि भाई कस्टमर को ये समझाएंगे कि भाई आप गुड्स ले जा रहे हो तो जो छोटी मोटी गलतियां हैं या छोटी मोटी प्रॉब्लम है वो खुद सॉल्व कर लो, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आएगी तो हम आपको सपोर्ट दे देंगे। ये नहीं है कि भाई अब मोबाइल ले गए, हैंग हो गया, ले सर जी हैंग हो गया, अरे भाई इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं, समझ रहे। तो ये बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग में आप ये ऐसा प्रोसेस डेवलप करो, ठीक है, कि जो सिंपल रूटीन रिपेयर्स है वो कस्टमर अपने आप कर ले, और जो कॉम्प्लेक्स रिपेयर है उसकी सपोर्ट हम दे देंगे। अब जैसे मान लेंगे बैंकिंग कंपनी है, तो अब उसमें बैंक कस्टमर को क्या चाहिए, स्टेटमेंट चाहिए, है ना। तो भाई ये थोड़ा मतलब है कि आप स्टेटमेंट के लिए हमारे पास बैंक में आ रहे हो, हम ऑनलाइन आपको सुविधा दे रहे हैं, यू कैन टेक द प्रिंट आउट ऑफ योर स्टेटमेंट फ्रॉम योर मेल। ये बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग करके इससे सर इससे क्या फायदा होगा, अरे भाई हमारा पेपर वर्क बचेगा, क्वालिटी बढ़ेगी, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, उसका आना जाना बेफालतू में नहीं होगा, समझ रहे हो। तो बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग का मतलब है कि आप काम को ऐसे सुव्यवस्थित करो कि कॉस्ट कम हो जाए, क्वालिटी बढ़े, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़े, है या नहीं। तो अगर हम कस्टमर को ये कहेंगे कि भाई आपको यहाँ प्रिंट आउट देने की आने की आवश्यकता नहीं है, यू कैन गेट द प्रिंट आउट ऑफ योर स्टेटमेंट फ्रॉम योर मेल, ठीक है, तो इससे क्या होगा, सेटिस्फेक्शन उनकी बढ़ेगी, ठीक बात है। वो ये बात हम कहना चाहते हैं कि जो हमारे पास जो भी सिंपल रिपेयरिंग, डे टू डे रिपेयरिंग है वो कस्टमर को समझा देंगे, मतलब कस्टमर को समझा देंगे कि भाई आप अपने आप खुद कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स सर्विसेज के लिए आप ब्रांच आ जाओ या हम आपको सपोर्ट दे देंगे, ठीक है, राइट। तीसरा, इंटीग्रेट द प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू वर्क प्रोसेस दैट प्रोड्यूस द इंफॉर्मेशन। दोबारा पढ़ो, इंटीग्रेट करना यानी समन्वित करना, द प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू वर्क प्रोसेस दैट प्रोड्यूस द इंफॉर्मेशन। आगे बात समझ में, मतलब सेंट्रलाइज करना, ठीक है। इंटीग्रेट का मतलब सबको आप सेंट्रलाइज कर लो, इंफॉर्मेशन को, प्रोसेस को, इनटू द वर्क प्रोसेस, जहां पर इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है ना, जहां पर इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है वहीं पर आप इंटीग्रेट कर दो, यानी सेंट्रलाइज करो इंस्टेड ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है। जहां पर हमारी इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस, जैसे सप्लायर है, हम मान लो रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं तो वहां पर इंफॉर्मेशन आ रही है, तो अब 10 सप्लायर से बात मत करो कि भैया थोड़ा सा मटेरियल इससे ले लो, थोड़ा सा इससे ले लो, थोड़ा सा इससे ले लो। आप क्या करो, सारा मटेरियल एक सप्लायर से लो, उससे बल्क डिस्काउंट भी मिलेगा, उससे रिलायबिलिटी भी बढ़ेगी,
उससे डिपेंडेंसी भले ही हो बढ़ जाए, बट आप उससे एग्रीमेंट कर सकते हो कि भैया देख डिले करेगा तो फिर पेनल्टी देनी पड़ेगी। ये मतलब रिस्क तो होता ही है कि आप एक सप्लायर पर डिपेंड हो जाओगे, तो हो सकता है भाई उसने डिले कर दिया तो आपका मटेरियल डिले हो, आपका प्रोडक्शन डिले हो जाएगा, पर उसके लिए तो सॉल्व है, एग्रीमेंट आप कर लो उससे। बैंकिंग कंपनी में क्या कहते हैं कि अगर एक नया बैंक अकाउंट खोलना है, ठीक है, तो बैंक शुड इंट्रोड्यूस ऑनलाइन एप्लीकेशन। जानते हो ना, इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, यानी सारे काम एक जगह हो जाए ना, कि भाई आपको बैंक अकाउंट खोलना है तो आप सबसे पहले मैनुअल में क्या है कि आप पहले हमारे पास ऑफिस में आ रहे हो, बैंक में आ रहे हो, फॉर्म ले रहे हो, फिर उसको फिलअप कर रहे हो, फिर एक काउंटर पर चेक करा रहे हो, है ना, दूसरे काउंटर पर आप अपनी सारी आईडी वगैरह दे रहे हो, फिर तीसरे काउंटर पर कैश डिपॉजिट करा रहे हो, चौथे पर आप अकाउंट नंबर ले रहे हो। तो ये सारी, हमारा भी स्टाफ इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये सारी एक्टिविटी हमने क्या कर दी, आप अपने घर पे बैठो, हम आपको एक ऐप दे देते हैं, आप ऑनलाइन हमारी वेबसाइट है उस पर जाके आप क्लिक करो, ऑनलाइन आप अप्लाई करो, ठीक है, उस वेबसाइट पर सारी इंफॉर्मेशन है। आप अगर आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन भी भर दिया है तो वो आप रिमूव कर सकते हो, इससे कस्टमर का सेट क्योंकि देखो फॉर्म भरोगे उसमें गलत हो जाएगा तो दूसरा फॉर्म लोगे, तो वहां पर अगर आप ऑनलाइन सारी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे तो कोई भी गलत हो जाएगा तो सेम टाइम पर आप, सेम मूवमेंट पर आप रिमूव कर सकते हो, बैंक आने की आपको जरूरत नहीं है, रिडक्शन ऑफ एरर होगा, अननेसेसरी स्टाफ एक्टिविटी हमारी बचेगी और रीप्रोसेसिंग फॉर्म हमारा कम लगेगा। तो इंटीग्रेट करना सभी एक्टिविटी को, ठीक है, यानी समन्वित करना। ओके, देखो इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मैंने आगे लिखा हुआ है, जैसे मटेरियल हैंडलिंग है ना, जैसे हमारा क्या है, मटेरियल हैंडलिंग है, तो सबसे पहले मटेरियल की रिक्वायरमेंट, मटेरियल की रिक्वायरमेंट किसको भेजी जाती है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मटेरियल की रिक्वायरमेंट स्टोर को भेजता है ना, कि मुझे इतना मटेरियल चाहिए कि प्रोडक्ट बनाने में ये वाला मटेरियल चाहिए, मुझे ये दे दो, पर मटेरियल स्टोर से फिर कहाँ आती है, परचेज डिपार्टमेंट पर, और फिर परचेज प्रोसीजर को हम फॉलो करते हैं, और फिर मटेरियल को रिसीव करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, और फिर पेमेंट रिलीज करते हैं। ये जो प्रोसेस है ना सारा का सारा, इसमें कई सारा स्टाफ लगा होता है, दिस प्रोसेस कैन बी री इंजीनियर्ड, यानी इस प्रोसेस को आप क्या करो, अमेंड कर दो, बाय सेंडिंग मटेरियल रिक्विजिशन डायरेक्टली टू सप्लायर। समझ गए, यानी ये मटेरियल जो रिक्विजिशन है ये डायरेक्टली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कहां चला जाए, वेंडर के पास चला जाए, ये कहां चला जाए, वेंडर के पास चला जाए, तो ये सारी हमारी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, इंटीग्रेट हो जाएगी ईआरपी के थ्रू, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, हमारी कॉस्ट, इन कॉस्ट कम होगी, राइट, हाँ, टेक्नोलॉजी में कॉस्ट हो सकता है बढ़ जाए, बट इससे ओवरऑल मैनुअल सर्विसेज हमारी कम हो जाएगी और लॉन्ग टर्म में एफिशिएंसी बढ़ेगी, कस्टमर को ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी। क्लियर पार्ट भी, चलिए अब आते हैं तीसरे पर। हाय, फोर्थ पैरेलल एक्टिविटीज इंस्टेड ऑफ, फोर्थ देखो है पैरेलल एक्टिविटीज, लाइन पैरेलल एक्टिविटीज इंस्टेड ऑफ इंटीग्रेटिंग देयर रिजल्ट। क्या कहना चाहते हैं कि जो सीक्वेंशियल एक्टिविटीज होती है ना, कई बार है ना, हम उनको छोड़ देते हैं और पैरेलल एक्टिविटीज की तरह उनको कर लेते हैं, इससे स्पीड बढ़ जाती है। ध्यान से सुना क्या कहना चाहते हैं, लिंक्ड एक्टिविटी शुड बी कंडक्टेड इन पैरेलल rather than sequential, linked activity should be conducted in parallel rather than sequential, इससे स्पीड बढ़ेगी। जैसे ध्यान रखना, पैरेलल एक्टिविटीज मतलब जैसे एक कस्टमर है, इंश्योरेंस कंपनी की बात करें, वो प्रीमियम देना चाहता है एग्जिस्टिंग पॉलिसी का, ठीक है, नहीं, वो जो प्रीमियम ले रहा है उसको प्रीमियम दे रहा है, बट उस टाइम पर वो जानना चाहता है कि जो दूसरी नई पॉलिसीज हैं उसके बारे में जरा बताओ, तो वो क्या कहेगा, अगर नॉर्मल नॉर्मल बिजनेस में होगा, भाई मेरा काम तो प्रीमियम लेना है, आपको नई पॉलिसी के बारे में जानना है, तो दूसरा सेल्समैन है, मैं आपको उसका फोन नंबर उसका एड्रेस दे देता हूँ, तो उससे टाइम लग जाएगा ना, उसका मन चेंज हो जाएगा, आप कहेगा नहीं यार नहीं, ठीक है। तो अगर वही व्यक्ति ये काम कर दे तो ज्यादा बेटर होगा, तो पैरेलल एक्टिविटीज सेम टाइम पर हो जाएंगी। अच्छा, कंपनी के लिए है ना, अगर ध्यान से सुना है, कंपनी हैज प्रेजेंटली एक्सेल शीट फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज, प्रोक्यूरमेंट ऑफ ऑर्डर, सेल्स, फाइनेंस, मतलब एक व्यक्ति ऑर्डर लेगा, एक व्यक्ति अलग से ऑर्डर शीट बनाएगा, नहीं, अलग से प्रोडक्शन को भेजेगा, प्रोडक्शन वाले फिर अलग से उसको प्रोसेस करेंगे, तो सबके पास अलग अलग डाटा होगा, तो हम क्या चाहते हैं उनको कि भाई एक डाटाबेस बना ले सारे के सारे, और वो उस डाटाबेस में सारे फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, लीड टाइम, वो सब एक्सेस कर सकें,
तो इससे क्या होगा, रियल टाइम अपडेशन हो जाएगा। जैसे मान लो पहले ऑर्डर आया, अब उस ऑर्डर को प्रोसेस करने के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बाद में दे रहे हैं सीक्वेंशियल, फिर प्रोडक्शन वाले आगे मटेरियल को सब स्टोर को दे रहे हैं। तो अगर वो ईआरपी के थ्रू सारा काम एक बार में हो जाएगा तो टाइम बचेगा, स्टाफ बचेगा। अच्छा, बैंकिंग कंपनी में, इंश्योरेंस में आ गया कि भाई आपको कोई नया इंश्योरेंस लेना है, प्रीमियम जमा कर रहा है, तो सेम टाइम पर अगर लैपटॉप होगा सेल्समैन के पास, तो उस पर सारी इंफॉर्मेशन होगी, ईआरपी होगा, तो वो इमीडिएट इंफॉर्मेशन दे पाएगा। जैसे बैंकिंग कंपनी, आप कैश जमा करा रहे हो, राइट, तो अब आपको भी स्टेटमेंट चाहिए, अब आपको विथड्रॉवल के बारे में जानकारी करनी है, अब आपको ये भी जानकारी करनी है कि बैंक के पास एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। तो अगर बैंक के एक कर्मचारी के पास सारी इंफॉर्मेशन होगी तो वही आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देगा, वही आपका कैश डिपॉजिट कर लेगा, वही आपको एफडी के इंटरेस्ट के रेट में बता देगा, वही आपको लोन के बारे में बता देगा, वही आपको होम लोन, कार लोन, जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी पैरेलल एक्टिविटीज सेम टाइम पर हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, स्टाफ हमारा रिड्यूस होगा, अननेसेसरी एक्टिविटीज बचेंगी, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज कम हो जाएंगी। ठीक है। हाँ जी, अगला है पुट द डिसीजन पॉइंट, ध्यान से समझना, वेयर द वर्क इज परफॉर्म्ड एंड बिल्ड कंट्रीब्यूट इनटू द प्रोसेस। क्या कहना चाहते हैं, पुट द डिसीजन पॉइंट, डिसीजन भी वही लेगा जो काम कर रहा है, ये कहना चाह रहे हैं। ध्यान से सुनना, जैसे हम कहते हैं, एक मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं, जियो में एक क्लाइंट आता है कि भाई मुझे सिम कार्ड दे दो, ठीक है। अब जो सिम कार्ड देता है, पहले वो उसे आईडी लेगा, है ना, आईडी लेकर वो कंप्यूटर में चेक करेगा, ठीक है। अब वो कंप्यूटर में चेक करके ये कंफर्म कर लेगा कि इसकी आईडी ठीक है, फिर सिम इशू करेगा और वही एक्टिवेट करके देगा, यानी सारे काम वही कर देगा। तो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग कहलाया। टाइम बचा, कॉस्ट बची, क्वालिटी बढ़ी, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बढ़ा, चार पांच चीजें आगे नहीं आगी। इंस्टेड कि पहले एक काउंटर पर फॉर्म दिया, सिम चाहिए भाई साहब यहाँ आओ, फॉर्म भर के दे दिया, दूसरे काउंटर पर वो चेक करके साइन करके दिया, दूसरे काउंटर वाले ने टिक 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 करके देखा, ठीक है लाओ भाई आईडी प्रूफ दो, आईडी प्रूफ लेकर चेक करके दे दिया, लो भाई तीसरे काउंटर पर चले जाओ, वहां पे जाके उनको सिम मिली, फिर अगले काउंटर पर गए कि वहां पर उसको एक्टिवेट कराया। तो अननेसेसरी का मूवमेंट हुई, हमारा भी स्टाफ बिजी हुआ, ये कहना चाह रहे हैं। नॉर्मली हम क्या कहते हैं, एक्स एक काम करता है, नॉर्मली एक्स काम करता है, ठीक है, वाई उसके काम को चेक करता है, हाँ भाई बता तूने सही करा नहीं करा, नहीं, जेड फाइनल डिसीजन लेता है, ओके एक्टिवेट कर दो। क्योंकि नॉर्मली ये कहते हैं कि सर जो काम करता है ना, वो चेक करने की उसमें काबिलियत नहीं होती, और जो चेक करता है उसमें फाइनल डिसीजन लेने की पावर नहीं होती कि नहीं भाई फाइनल डिसीजन मैं कैसे ले लूं। नॉर्मली ये बात करते हैं, नॉर्मली ये बात करते हैं, दोज हु डू द वर्क डू नॉट हैव द टाइम, इंक्लिनेशन, स्किल्स, नॉलेज, ना तो उनके पास समय है, ना इतनी जानकारी है, ना इतनी समझ है कि भाई मैं कंट्रोल कर सकूं, मॉनिटर कर सकूं व्हाट दे डू। ठीक है, अब बीपीआर में क्या करते हैं, जो काम करता है, जो काम करता है वही मॉनिटर करेगा, वही डिसीजन लेगा, तो नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी कम हो जाएंगी। बोलो क्लियर बेटा पार्ट। चलिए चलिए सेकंड पार्ट पे आता है, इम्पैक्ट ऑफ बीपीआर। ठीक है, वर्कर पर, सप्लायर पर, सोसाइटी पर। बिल्कुल सिंपल है कि जब आप ये काम कर रहे हो कि भाई सारे काम एक से करवा रहे हो, भाई तुम ही डिसीजन लो, है ना, तो वर्कर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो ओवरऑल अगर हम बात करें तो वर्कर पर तो इफेक्ट पड़ेगा ही ना, उनको एक तरह से एक फियर आ जाएगा कि यार हमें भी कभी भी हटा सकते हैं, है ना, तो ये डर तो उनमें बैठ ही जाएगा। अब इसको सिस्टमेटिक वे से डिमोटिवेट होंगे। अब क्या होगा कि जब सारे काम हम एक को दे देंगे, नहीं, तो हो सकता है कुछ वर्कर ऐसे हों जो उस काम में इंटरेस्ट ना लेते हों, अनफेमिलियर हों, वो उस काम को नहीं सीखेंगे, वो कहेंगे सर, वो सीखने के लिए उतने ज्यादा एक्साइटेड नहीं होंगे। तो जब भी कोई वर्कर किसी काम के लिए अनफेमिलियर होता है, एडजस्ट नहीं हो पाता है, तो उसमें टाइम लगा देता है, काम खराब कर देता है, तो ये एक सबसे बड़ी वर्कर पर इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, रेडिडेंसी, डिसअपॉइंटमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, वो तो ठीक है, जब सारे काम एक से करवाओगे तो वर्कर को हटा दोगे, है ना, तो बाकी के वर्कर में भी ये भावना आ जाएगी कि यार हमें भी कभी भी हटा सकते हैं, जब उसको हटा दिए तो हमें भी हटा सकते हैं, तो एक रेडिडेंसी की भावना आ जाएगी। ओके, वर्कर्स आर नॉट ससेप्टेबल टू चेंज, बड़े संवेदनशील होते हैं
मतलब वो कहते हैं ना चेंज सर काम हो तो रहा है, वो चेंज के लिए बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। ओके, हालांकि बीपीआर का पर्पस क्या है, एफिशिएंसी बढ़े, है ना, प्रोडक्टिविटी बढ़े, पर जनरल परसेप्शन क्या है कि कंपनी के बारे में कि वो बस कॉस्ट कटिंग करना चाहते हैं, may lead to redundancies और could threat job prospect। लोगों के बारे में ये, लोगों के दिमाग में ये धारणा फिट बैठ जाती है कि और कंपनी वाले ना बस कॉस्ट कम करना चाहते हैं, इसलिए वर्कर को हटा रहे, इसलिए सारा काम बर्डन मेरे ऊपर डाल दिया, जबकि एक्चुअल में एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं। जबकि छोटे छोटे काम अगर हम 4 एम्प्लॉय से कराएंगे और टाइम बढ़ेगा, वही काम अगर एक से करवाएंगे तो एरर की संभावना भी कम होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। ये बात एम्प्लॉय कई बार नहीं समझ पाता है, राइट भाई। इसी वजह से वो डिमोटिवेट हो जाता है, क्योंकि वो कहता है कि मुझे वो काम नहीं करना, मैं अनफेमिलियर हूँ। उसमें डर आ जाता है कि भाई औरों को हटा दिया, मुझे भी हटा सकते हैं, ठीक है। और तो उसके दिमाग में आता है कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। रेजिडेंट्स में एनकाउंटर फ्रॉम स्टाफ दे आर कंसर्न अबाउट चेंज, है ना, इसलिए वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते। और बीपीआर की वजह से भी क्या होता है कि अब जैसे पहले एक्स था, वाई था, जेड था, ये था, ये टीम बनी हुई थी, नहीं, अब इनको हमने हटा दिया और इसको ही काम दे दिए, तो इसकी टीम भी बदल गई, तो इसका मन नहीं करता काम करने में कि सर मैंने जिस टीम में था उस टीम से मेरी बॉन्डिंग बनी हुई थी, अब मैं अकेला रह गया या मेरी टीम चेंज कर दी गई। ये सबसे बड़ा इफेक्ट आता है कि पीपल का जो रोल चेंज हो जाता है, कंपोजिशन चेंज हो जाती है, काम करने का तरीका बदल जाता है, तो सामान्य तौर पर ये एक्सेप्टेबल नहीं होते। तो वर्कर में क्या इफेक्ट आएगा कि भाई उनको डर बैठेगा कि कभी भी हमें भी हटा सकते हैं, उनको ये डर हो जाएगा, परसेप्शन बन जाएगी कि कंपनी कॉस्ट कटिंग करने के चक्कर में है, जबकि एक्चुअल में हम एफिशिएंसी बढ़ाने के चक्कर में होते हैं। उनको ये डर हो जाएगा कि भाई हमें जो काम मिल रहा है वो हमारे टेस्ट का नहीं है, हमारे हिसाब से नहीं है, तो इसलिए उनको काम करने में दिक्कत आएगी, ये सोच के बैठेंगे वो, ठीक है। टीम बदल जाएगी, तो दे आर नॉट डूइंग, दे विल नॉट एबल टू एक्सेप्ट द चेंजेस कि भी मैं जिस टीम में था उन सब से मेरी बॉन्डिंग थी, तो ये सारा वर्कर पर इफेक्ट आएगा, ठीक है। सेम सप्लायर, ध्यान से सुना, अगर हमारी कंपनी बीपीआर को फॉलो कर रही है और उस प्रोसेस में ऐसे सप्लायर से हमने बात कर ली जो हमें सस्ता मेटेरियल तो दे रहा है और अच्छा दे रहा है, बट उसकी अपनी रेपुटेशन खराब है, मतलब वो अपने यहाँ या तो चाइल्ड लेबर को अपॉइंट कर रहा है, मतलब अनएथिकल काम कर रहा है किसी भी तरीके से, तभी वो मुझे सस्ता और बढ़िया मेटेरियल दे रहा है। जैसे वो चाइल्ड लेबर को अपॉइंट कर रहा है अपने यहाँ, या वो केमिकल ऐसा इस्तेमाल कर रहा है जो जानवरों की खाल से बनता है, जानवरों के खून से बनता है, या उसकी रेपुटेशन नहीं है, ये जो मटेरियल वो डिस्पोज करता है उससे एनवायरनमेंट को इफेक्ट होता है, मतलब उसकी एक्टिविटीज किसी भी तरीके से अनएथिकल है, और हम उससे मेटेरियल ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें वो सस्ता दे रहा है और अच्छी क्वालिटी का दे रहा है, पर ये नहीं देख रहे कि वो किस तरीके से मेटेरियल को बना रहा है, उसका गवर्नमेंट, उसका सरकार पर, उसका एनवायरनमेंट पर क्या इफेक्ट है, लोगों के बारे में उसकी क्या धारणा है, नहीं। तो अगर हम उससे मटेरियल परचेज करते हैं बीपीआर के थ्रू, तो इसका मतलब फिर जब लोगों को पता लगेगा ऐसा, तो जो इन्वेस्टर है वो पैसा नहीं लगाएंगे, कस्टमर हमसे माल नहीं खरीदेगा, हमारी रेपुटेशन इफेक्ट होगी। क्लियर पार्ट भी, तो ये हमें देखना है बीपीआर का इफेक्ट, तब हमें फाइनल डिसीजन लेना है। सोसाइटी पर बीपीआर की स्ट्रेटेजी से हो सकता है हमारी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इफेक्ट हो, तो वो हमें ध्यान में रखना। तो 3 चीजें हो गई, वर्कर, सोसाइटी और सप्लायर। वर्कर डिससेटिस्फाइड होंगे क्योंकि उनको सिमिलर काम नहीं मिलेगा, उनको उनके टेस्ट का काम नहीं मिलेगा, क्योंकि हम सारे काम एक वर्कर से कराना चाहेंगे, उनके डर बैठ जाएगा कि हमें कभी भी हटा सकते हैं, जब बाकियों को हटा दिया तो उनको ये रहेगा कि भाई कंपनी कॉस्ट कटिंग करने के चक्कर में, जबकि एक्चुअल में हम एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए काम कर रहे होंगे। वो वर्क टीम जब चेंज होती है, नहीं, तो उनकी वो कहता है कि हमारी बॉन्डिंग बनी हुई है, आप हमारी टीम चेंज कर रहे हो तो हम चेंज को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, तो ये वर्कर पे इफेक्ट हो गया। सप्लायर पर ये इफेक्ट हुआ कि अगर हम ऐसे सप्लायर से मेटल खरीद रहे हैं जो हमें सस्ता बढ़िया दे रहा है, बट वो अनएथिकल व्यू में इन्वॉल्व है, उसकी रेपुटेशन खराब है मार्केट में बहुत ही ज्यादा, तो जब लोगों को पता चलेगा तो लोग हमसे सामान नहीं खरीदेंगे, इन्वेस्टर पैसा नहीं लगाएगा, रेपुटेशन हमारी भी डाउन हो जाएगी। जैसे होता नहीं है कि भाई हम किसी गलत आदमी के साथ खड़े हुए हैं, भले ही हम अच्छे हों तो हम भी गलत ही कहलाएंगे, तो वो वाली बात होगा। अब सप्लायर क्या गलत काम हो सकता है कि वो चाइल्ड लेबर को अपॉइंट करे, या फिर वो ट्रिपल बॉटम लाइन को फॉलो ना करता हो, वो अभी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में भी आ चुका है, करवाएंगे भी, है ना। तो या फिर वो कोई ऐसा मटेरियल इस्तेमाल करता हो जिसमें जानवरों की खाल या खून इस्तेमाल होता हो, या फिर वो जो प्रोडक्ट डिस्पोज कर रहा है जिससे एनवायरनमेंट पर एडवर्स इफेक्ट आ रहा हो, मतलब किसी भी तरीके से अनएथिकल काम कर रहा है, ओके, तो हम उससे माल अगर खरीदते हैं सिर्फ इसलिए कि हमारे को री इंजीनियरिंग करनी है, तो इससे इफेक्ट पड़ेगा। ओके, चलिए अब आते हैं बेनिफिट ऑफ बीपीआर। हाँ जी, नेक्स्ट है बेनिफिट ऑफ
बीपीआर सबसे पहले फास्ट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड एरर रिडक्शन, मतलब इंफॉर्मेशन हमारी फास्ट हो जाती है और एरर की कमी रहती है। जैसे एग्जिस्टिंग मेथड में बात करें कि सारा काम मैनुअल वर्क होता था, है ना, तो वर्क भी स्लो होता था, टाइम भी लगता था और गलती होने की संभावना भी रहती थी। अब बीपीआर में क्या हो गया कि मैनुअल काम कंप्यूटराइज हो गया, सॉफ्टवेयर बन गया ईआरपी, उससे क्या होगा कि वर्क फास्ट हो गया, टाइम हमारा कम लगने लगा और एरर फ्री होने लगा, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होने लगी। कि जैसे बात करें हम कि पहले ऑर्डर आता था सेल्स डिपार्टमेंट के पास, प्रोडक्शन को भेजते थे, प्रोडक्शन वाले मटेरियल रिक्विजिशन बनाते थे, स्टोर्स को देते थे, स्टोर वाले फिर परचेज वालों को देते थे, परचेज डिपार्टमेंट किसको देते थे, वेंडर को, वेंडर फिर मटेरियल आपको भेजता था, हम रिसीव करते थे और चेक करते थे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भेजते थे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कंफर्म करके उसकी इंफॉर्मेशन अकाउंट्स पेबल में देते थे, फिर वहां से वेंडर को पेमेंट होती थी। इट विल टेक टाइम और मोर स्टाफ आर इन्वॉल्व। अब बीपीआर में क्या हो गया कि सारा काम कंप्यूटराइज हो गया, मटेरियल रिक्विजिशन की इंफॉर्मेशन डायरेक्टली वेंडर के पास चली जाती है और मटेरियल डायरेक्टली आ जाता है, तो इमीडिएट अकाउंट्स की पेमेंट भी हो जाती है। ओके, सेंट्रलाइज डाटाबेस हो जाता है, रियल टाइम बेसिस पर इंफॉर्मेशन वेंडर को पहुंच जाती है, कंटिन्यू अपडेट होता रहता है। कंटिन्यू अपडेट का मतलब बिल्स ऑफ मटेरियल जैसे होता है ना, अपडेट होता रहता है, एरर फ्री। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें हम और कि कोई भी पर्सन बैंकिंग में हो, इंश्योरेंस कंपनी में हो, प्रोफेशनल में हो, डॉक्टर में हो, हॉस्पिटल्स में हो, टेलीफोन पर इंक्वायरी करता है ना, तो स्टाफ उसको एक्सेस करता है डाटाबेस पर, ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन हम गैदर कर लेते हैं और फिर हम उसको इमीडिएटली कस्टमर को बता देते हैं सारी इंफॉर्मेशन। मान लो टूर एंड ट्रेवल्स की कंपनी है, कोई कस्टमर ने इंफॉर्मेशन ली कि भाई इस पैकेज में क्या अमाउंट होगा, इस पैकेज में क्या अमाउंट होगा, इस पैकेज में क्या अमाउंट होगा, तो वहां पर अगर सारी सेंट्रलाइज हर वेंडर की इंफॉर्मेशन होगी तो वो सारे डाटा एक्सेस करके कस्टमर को इमीडिएट दे सकते हैं, राइट। सेम बेटर फैसिलिटी फॉर सेल्स डिपार्टमेंट, है ना, ड्यू टू ऑनलाइन रियल टाइम डाटाबेस इंप्रूव्ड technology might also help company sales department service department to provide immediate response to the customer, है ना। वही बात आ गई, जैसे मान लो इंश्योरेंस कंपनी है या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या फिर एक बैंकिंग कंपनी है, तो इससे क्या होता है कि जैसे मान लो इंश्योरेंस कंपनी है तो सेल्समैन सारे डाटा को एक्सेस कर लेता है इमीडिएटली अपने लैपटॉप पर, है ना। अगर कोई भी पॉलिसी होल्डर ये जानना चाहता है कि मेरी पॉलिसी में कितना प्रीमियम ड्यू है, सरेंडर वैल्यू कितनी है, कितने की लाइफ बची हुई है उसमें और मैच्योरिटी पर कितना मिलेगा, अच्छा दूसरे पॉलिसी के बारे में बताओ, तो वो सारी इंफॉर्मेशन सेल्समैन उसी टाइम पर अपने लैपटॉप पर खोलकर पॉलिसी होल्डर को बता देता है। इससे क्या होता है कि टाइम भी बचता है उसका, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ता है। सेम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात आ गई कि अगर मान लो एक कोई भी कस्टमर, हम जैसे मान लो किसी शोरूम में गए, है ना, शर्ट के शोरूम में गए, मान लो जॉडी कंपनी के शोरूम में गए, तो हमने 39 साइज की शर्ट लेनी है और वहां नहीं है, तो वो सेल्समैन कहेगा रुको सर मैं आपको अभी एक्सेस करके बता देता हूँ, उसके बाद सेंट्रलाइज डाटा होगा हर दूसरे स्टाफ का, हर दूसरे स्टोर्स का, तो वो चेक करके बता देगा कि सर इस स्टोर में मेरे पास अवेलेबल है, अगर आप मुझे एक दिन का टाइम दो तो मैं आपको मंगा के दे दूंगा, राइट। तो हम सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी, प्रोडक्ट डिलीवरी टाइम, राइट, और उस प्रोडक्ट के बारे में सारे फीचर्स बता सकते हैं। जैसे बैंकिंग कंपनी की भी बात करें तो अगर किसी कस्टमर को अकाउंट खोलना है तो वो ऑनलाइन खोल सकता है, इजी अपना अमाउंट ट्रांसफर कर सकता है ऑनलाइन के थ्रू। ये नहीं है कि भाई वो चेक काट के देगा, ऑनलाइन के थ्रू अगर वो ट्रांसफर करेगा तो इमीडिएट एनईएफटी ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि बैंकिंग कंपनी में भी कस्टमर का टाइम कम लगता है, स्टाफ की रिक्वायरमेंट कम रहती है, मोटिवेशन रहता है स्टाफ में। क्यों? क्योंकि देखो ना, जब हम कस्टमर को सारी इंफॉर्मेशन दे देते हैं, नहीं, तो इससे क्या होता है कि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ता है, सेल बढ़ती है, मार्केट शेयर बढ़ता है, ग्रोथ होती है, तो ऑब्वियसली बात है कि इससे क्या होगा, टाइम बचेगा, कॉस्ट कमी आएगी, प्रोसेसिंग टाइम कम लगेगा, तो जब ग्रोथ होगी तो हर आदमी मोटिवेट होगा क्योंकि उसका भी बोनस मिलेगा, ठीक है, राइट। चलिए अगला है परफॉर्मेंस ऑफ बीपीआर। चलिए नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है इसमें, परफॉर्मेंस ऑफ बीपीआर। केपीआई कर सकते हैं, कैसे पता चलेगा कि आपने जो काम किया वो सही है या नहीं, नहीं, स्टूडेंट का कैसे पता लगता है, रिपोर्ट कार्ड से, है ना। अब बीमारी है तो कैसे पता लगता है, थर्मामीटर से, वही बात आ रही है, ठीक है। परफॉर्मेंस टारगेट कंपनी could introduce ensure that BPR achieved. मैनेजमेंट शुड हैव परफॉर्मेंस मेजर, मैनेजमेंट के पास एक ऐसा परफॉर्मेंस मेजरमेंट होना चाहिए, एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे पता लगे
कि भाई हमारी कंपनी में जो री इंजीनियरिंग कर दी है, जिस प्रोसेस में हमने दोबारा री इंजीनियरिंग कर दिया, उसको री इनोवेट कर दिया है, ठीक है, हैव हेल्प टू इंप्रूव परफॉर्मेंस इन द फॉलोइंग मैनर, कि क्या हमारी परफॉर्मेंस बढ़ी भी है या नहीं है। तो आपके पास एक परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम होना चाहिए, जिससे पता लगे कि आप अपने प्रोसेस को री इंजीनियर करके कितना फायदा ले पा रहे हो। कैसे पता चलेगा आपको? देखो, ये आपने चेकलिस्ट बना दी। हाँ जी, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कंप्लीटेड, पहले आपकी कितनी ट्रांजैक्शन कितने समय में पूरी होती थी और अब कितने समय में। अगर आपकी ट्रांजैक्शन पहले 10 घंटे में पूरी होती थी और अब 10 से कम में पूरी होती है, अब मान लो 10 से कम में पूरी होती है, तो इसका मतलब बीपीआर आपके लिए फायदेमंद हुआ है। इंश्योरेंस कंपनी के लिए पहले आपने कितनी पॉलिसीज इशू करी थी, है ना, अब उससे ज्यादा है, तो इसका मतलब बीपीआर फायदेमंद हुआ है। भाई अगर कस्टमर को ये लगता है कि इसमें फायदा ज्यादा है, तभी तो ज्यादा पॉलिसी लेगा। नहीं, कितने आपने क्लेम सेटल करे थे ऑन टाइम, और अब कितने क्लेम सेटिस्फाई करे हैं, सेटल करे हैं, कितने ज्यादा होंगे तो बीपीआर सही है। कैंसलेशन ऑफ पॉलिसी, भाई अगर कस्टमर को पता ही नहीं कि मैंने प्रीमियम नहीं दिया है, तो वो कैंसिल हो जाती थी ऑटोमेटिकली। अब हमने सिस्टम बना लिया कि कस्टमर को हम टाइम टू टाइम बताते रहते हैं कि आप अपना प्रीमियम जमा करा दो, नहीं तो पॉलिसी कैंसिल हो जाएगी। तो बीपीआर के थ्रू हमारी पॉलिसीज, हमारे क्लाइंट की पॉलिसीज कम कैंसिल हुई हैं, तो बीपीआर फायदेमंद है। बैंकिंग में कितने अकाउंट्स आपने ओपन करे, अगर ज्यादा अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं तो बीपीआर फायदेमंद है ना। बाकी और कंपनी में कितनी कस्टमर कंप्लेंट पहले आती थी, अब आ रही है नहीं। ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम पहले से कम हो गया। डिलीवरी टाइम, ठीक है, ऑन टाइम डिलीवरी की परसेंटेज पहले कितनी थी और अब कितनी। रिवेन्यू बढ़ गई तो बेटर है। रिटर्न गुड्स पहले से कम हो गए, वही ऑन टाइम डिलीवरी। पेपर वर्क में कितनी बार एरर आती थी और अब नहीं। जैसे बैंक अकाउंट खोल रहे हैं तो कितनी बार गलती होते थे, अब ऑनलाइन है तो गलती होने की संभावना जीरो हो गई, है ना। बिजनेस ग्रोथ कितनी बढ़ गई। लीड टाइम पहले कितना था, अब कम या जीरो हो गया। शिपिंग कॉस्ट, है ना, पहले कितनी आती थी अब कितनी। क्वालिटी का मैटर कितना है, आप बनाते हैं या खरीदे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन से कंपेयर कर लोगे आप, तो आप कहोगे कि बीपीआर सक्सेसफुल है या नहीं। ओके, तो ये डिपेंड करेगा, ये आपको पॉइंट थोड़े से दिमाग में रखने हैं जनरल तौर पर, बट पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से सारे पॉइंट्स उस क्वेश्चन में लगेंगे। तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि बीपीआर की परफॉर्मेंस चेक करनी है। तो नॉर्मली अगर हम लिखने की बात करें तो कैसे दिमाग में रहेगा, नंबर ऑफ कस्टमर कंप्लेंट, है ना, नंबर ऑफ बैंकिंग में बैंक अकाउंट कितने ओपन हुए, ग्रोथ कितनी हुई हमारे पास, यही तो मतलब हुआ। सेल्स कितनी बड़ी हमारे पास, कॉस्ट पहले से कम कितनी आई, ट्रांजैक्शंस पहले कितनी कंप्लीट होती थी, टाइमर अब कितनी, प्रोडक्टिविटी, ओके, प्रोसेसिंग टाइम कितना होता था अब कितना। तो ये कॉमन पॉइंट्स हो जाएंगे बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग की मेजरमेंट के लिए, परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए। क्लियर बेटा? चलिए, नाउ कम टू द, अब इसके बाद अगले टॉपिक पे चलते हैं हम, चैप्टर नंबर 4। ओके, चलिए।